अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, कैफ 3 हमारा है। इंट्रोडक्शन में क्या करूं, बता दूं? चलो बता देता हूं यार। काशिफ ज़िया शायद जानते होगे, थोड़ा बहुत तो जानते होगे। और बाकी कॉस्टिंग पढ़ाता रहा हूँ यार, पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। KNS में जब कैफ 8 आया था तो मैंने ही स्टार्ट किया था। कैफ 8 यानी कैफ 8 और मेरी KNS के अंदर एंट्री सेम है। यानी जब कैफ 8 अनाउंस हुआ था मॉड्यूल डी से, तो मैंने ज्वाइन किया था KNS, तब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले पता नहीं कितने साल पहले से मैं ISM में पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फिर बहुत सारी जगहों पे MBA BBA 10 जगहों पे पता नहीं कहाँ पढ़ा है। अब बेजार आ गए, थक गए, बुढ़ापा आ गया है भाई। अच्छा जी, एक तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आपका जो कोर्स है कैफ 3, वो मैंने आपको, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको हार्ड कॉपी शेयर कर दी है, पूरा सिलेबस। और यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं उनके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है बेटा, आई होप नजर आ रही होगी आपको। ये मैंने एक जो है पूरी सीक्वेंसिंग बना दी है, अगर आपको नजर आ रहा है। अभी आप पहले पेज पे रहिएगा, सिर्फ पहले पेज पे। सही, आराम आराम से, रिलैक्स, क्या जल्दी है। ये बेटा आपका पूरा सिलेबस है, और जो आपका सिलेबस गिवन है उसके अंदर मैंने रेफर भी कर दिया है कि ये जो आपका सिलेबस रेफरेंस है ये कहाँ पर मौजूद है। जैसे चैप्टर 1 मेरा इरादा है कराने का इंशाअल्लाह, दैट इज CVP, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लॉजिकल भी है, बहुत मज़ेदार भी है, इसीलिए इसको चैप्टर 1 के तौर पे रखा है। ये CVP है। ये अगर आप अपना सिलेबस देखोगे जो मैंने आगे दिया हुआ है, अभी मत देखें, जब आप बाद में देखेंगे इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा, टेंशन नहीं है। तो वहाँ जो उसके 4 पार्ट है सिलेबस के, या चले हल्का सा अगर मैं रेफर करूं तो बिल्कुल लास्ट जो पेजेस हैं, आखिर में जो पेजेस हैं 4, उस पेजेस के ऊपर सिलेबस दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आप आगे जाके देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, स्क्रीन शेयर करूं, तो ये आपका सिलेबस है। इसमें 3 पार्ट है, ABC, आपको नज़र आ रहा है सिलेबस के स्टार्ट में। उसमें बेटा उसमें लिखा हुआ है टीचिंग आवर्स तो मैटर नहीं करते, लेकिन वेटेज इसमें मैटर करता है। पिछली अटेम्प्ट में उसने इस वेटेज का बड़ा ख्याल रखा था, इस अटेम्प्ट में उसने वेटेज का ख्याल नहीं रखा, वो अभी बताऊंगा, वो एनालिसिस भी आपको देता हूं। तकरीबन कहता है कि जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन है ये 35 से लेके 45 तक इसकी वेटेज है, यानी 35 से 45 के दरमियान मार्क्स आएंगे। और लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही हुआ था, बट इस अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ, 4-5 नंबर ऊपर नीचे किए उसने। फिर कॉस्ट फ्लो एक उसने दिया है, वो 20 से 30 नंबर उससे कवर करूंगा, ये उसने कहा था। और कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड डिसीजंस जो है वो 30 to 40 मार्क्स। लास्ट टाइम इसने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इस दफा इसने 2-4-5 नंबर इधर उधर कर दिए। मैं भी समझाता हूँ आगे जाके। अब इनकी जो डिटेल है वो पूरी की पूरी आगे मौजूद है, इस वक्त आपके लिए देखना बेकार है। तो मैंने यही रेफरेंस जो ABC आपको नजर आ रहा है, ABC आपको नजर आ रहा है, जहां वेटेज भी लिखा हुआ है, उसको रेफर किया बेटा। आवाज आ रही है? अब अगर आपने देखना है कहां है तो आगे उसकी डिटेल है। सही है, समझ गए आप? तो CVP आपका जो है वो सेक्शन C में कवर हो रहा है, यानी जिससे 30 to 40 मार्क्स आने चाहिए अकॉर्डिंग टू वेटेज। फिर हम कुछ बेसिक एंट्रीज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा। फिर हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइन एंड बाय, फिर फैक्ट्री ओवरहेड एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं क्योंकि जब आप सिलेबस में देखेंगे तो पहले से बता दूं, आप गौर से सुनोगे बेटा। इधर ABC आपका जब
कैफ 3 डिजाइन हुआ था तो ये उन्होंने सिलेबस में दिया, बट कंफ्यूजन थी, एक जगह दिया एक जगह नहीं दिया, स्टडी टेक्स्ट में नहीं दिया और सिलेबस में लिख दिया। तो फिर बिल्कुल 11th आवर पे समझो महीना डेढ़ महीना पहले, पिछले सेमेस्टर की बात करूं, पिछले से पिछले स्प्रिंग 2022 की, तो वहाँ कन्फ्यूजन ही थी कि यार एबीसी है नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखा बता रहे थे बच्चे कि सर एबीसी पढ़ाया जा रहा है, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने कहा नहीं है ही नहीं, स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, मैं बता रहा हूँ नहीं करेगा ICAP, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टडी टेक्स्ट पूरा आ चुका है और उसका मेरे पास PDF भी है, मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी भी है, मतलब वर्ड में भी है, तो मैंने उसको हर तरह से देख लिया, कहीं ABC नहीं है, बता रहा हूँ। और वही हुआ, महीना पहले फिर ICAP ने अनाउंस किया इट इज़ नॉट एग्जामिनेबल, तो फिर वो उन्होंने उसको बाहर किया। फिर जो अभी लास्ट अटेम्प्ट था उसमें फिर उन्होंने पहले से अनाउंस करा, उसका स्टडी टेक्स्ट में इंक्लूड करके, और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं अब ABC एग्जामिन होगा। सही, हाँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अभी स्टडी टेक्स्ट की बात निकली है, मैं एक बात बताऊं आपको, लास्ट अटेम्प्ट में, बेटा इधर सुनिएगा, आज थोड़ी स्ट्रेटेजी पे पहले काम कर लें, फिर हम थोड़ा सा शुरू करेंगे माइंड बनाने के लिए। लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट मेरा मतलब लास्ट कहता हूं तो जरा गलत है, रीसेंट अटेम्प्ट एक हो गई और एक लास्ट है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं स्प्रिंग 22 में थ्योरी 4 नंबर की आई थी बस, इस दफा थ्योरी 12 या 13 नंबर की आई है, थोड़ी सी ज्यादा आई है। तो उस थ्योरी की बेस पर एक बात बता रहा हूं, थ्योरी को अगर कवर करना है बेस्ट एक ही चीज है स्टडी टेक्स्ट, वो उससे बाहर नहीं जाता, याद रखना। पागलपन है इधर जाओ उधर जाओ, इधर से देखो, सब बेवकूफ वाली बात है। मैंने क्योंकि कैफ 8 पढ़ाया है तो उसके अंदर 2 टॉपिक ऐसे थे जो प्योर थ्योरेटिकल थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। वहां थ्योरी थोड़ी ज्यादा आ जाती थी, तो वो स्टडी टेक्स्ट से ना वर्ड टू वर्ड इवन सवाल भी वही लिखता था जो वहां लिखे हुए, बाहर नहीं होता है थ्योरी के अंदर। तो अगर आपने थ्योरी पढ़नी है, एक तो स्टडी टेक्स्ट से पढ़े, और उसका बेस्ट वे पढ़ने का क्या है, जो चैप्टर चल रहा है ना, अब जो थ्योरी आती है वो ये नहीं आती आप एक्सप्लेन करने बैठ जाए और नोट लिखे, नहीं, आपने क्लास ली, ब्रेक इवन पढ़ा जी, पढ़ा यार, इसके अंदर जो अजम्पशंस होती हैं वो कौन सी 4 है वो लिख दिया आपने। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, जब मैं CV पे स्टार्ट करूं तो मैं दूंगा कॉन्सेप्ट एक हद तक, फिर आप उसी दिनों में अगर 2 दिन या 3 दिन, अगर 2 हफ्ते एक चैप्टर चल रहा है सपोज, तो यार 2 हफ्ते में 14 डेज होते हैं, अगर आप 2 दिन निकाल ले, 3 दिन निकाल ले, 1-1 घंटा करके, थ्योरी बोरिंग हो जाता है, आधा पौन घंटा बैठे और स्टडी टेक्स्ट की सिर्फ थ्योरी पढ़ के हाईलाइट करके छोड़ दी, आखिर में एक दफा और देखोगे तो ये 10-12 नंबर जो इस दफा आए, जो नॉर्मली कैफ 8 में भी नहीं आते थे इतने, तो इस दफा थोड़े ज्यादा दे दिए, बेसिक्स से ज्यादा रहा इस दफा, तो आप थ्योरी वहां से कवर कर लोगे। आई होप मेरी बात समझ गए। तो 2 बातें मैंने बोली है, स्टडी टेक्स्ट से बाहर मत जाना, थ्योरी कहां से पढ़े, कॉस्टिंग में थ्योरी वाले चैप्टर कौन से हैं, बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, लिसन, कोई नहीं है थ्योरी वाले चैप्टर, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं है। अभी जो थ्योरी आई है वो कैसे आई, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी की चीजें पूछ ली, लिस्ट कर दें वो जो, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज है, लेट से हम पढ़ेंगे आगे जाके, ओवरहेड रेट निकालो, उसके अंदर हम इतनी बेसिस यूज करते हैं, उसने वही पूछ लिया कि बताएं ओवरहेड रेट निकालते वक्त कौन कौन सी बेसिस यूज करते हैं, आपको पता है, जस्ट लिखना ही तो है। तो इंशाल्लाह उसमें 12 नंबर या 13 नंबर की थ्योरी आई है, तो मरे से मरे 7 या 8 नंबर की थ्योरी वो है जो क्लास में सिर्फ डिस्कस हुई हुई है, आप उसे न्यूमेरिकली कर रहे हैं, वो बोले लिख के भी दे दो। बाकी अगर 4 या 5 नंबर की आ जाती है, मसलन ऐसा करें, वो जो ये चैप्टर चल रहा है इसकी जो 4 अजम्पशंस हैं वो जरा बता देंगे आप, ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये जो टर्म है इसका मतलब बता देंगे आप। ओवर अंडर अप्लाइड किसे कहते हैं, आपने बहुत क्लास में किया है, कोई 10 सवाल कर लिए, ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड, जरा बताएंगे होता क्या है। तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं करना,
मैं आपको कह रहा हूं, मैंने तकरीबन लिस्ट में लिखे 14 चैप्टर्स। 14 चैप्टर्स जो मैंने लिस्ट में लिखे, अगर आप इनके 14 चैप्टर्स हैं, आप एवरेज रख लो 1 हफ्ता। हमारे पास होते हैं 4 महीने, 4 महीने से भी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन 4 महीने रखे तो 16 हफ्ते सही रहता। तो कुछ चैप्टर 2 हफ्ते चलेंगे, कुछ 3 हफ्ते चलेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे 1 हफ्ते में 2 होंगे, ऐसे भी होते। अब लर्निंग कर्व 1 दिन का है, लेबर कॉस्टिंग लर्निंग कर्व दोनों में एक हफ्ते में आराम से हो जाते हैं, बहुत डिटेल में। इससे ज्यादा टाइम देंगे आप बोलेंगे सर पक गए, सर बस करें यार, इसमें है क्या। लेकिन सीवीपी, डिसीजन मेकिंग जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ रेलिवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, प्रोसेस कॉस्टिंग, मैंने बोल्ड किए हुए, अगर आप गौर करो नजर आ रहे बेटा आपको। मैं ऊपर ले जाता हूं जरा, सॉरी मैं ग्रिड पे आ गया था, हाँ कहां गए, ये रहा, सॉरी यार। अबे भाई ये जो मुनीर, ये जो आपने वो भेजा है ना, ये तस्वीर बना के भेजी यार, इसका मतलब बताया करो, मुझे समझ में नहीं आता ये रोने वाली तस्वीर है, हंसने वाली तस्वीर है। मैं सिंबल्स में बड़ा वीक हूँ, मुझे कोई मैसेज भेजते हैं ना सिंबल्स, तो मैं बेगम से पूछता हूँ यार ये बता रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ये खुश हुआ है, परेशान हुआ है, फिर बेगम मुझे एक्सप्लेन करती है कि नहीं ये परेशान हुआ है, ये खुश हुआ है। तो बहरहाल मुझे लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, खुशी के हैं या परेशानी के हैं। अगर ये परेशानी के हैं तो बहुत गलत आंसू हैं, आपको परेशानी वाली बात ही नहीं, बहुत सिंपल है। आपने बस एक टारगेट बना ले कि ये जो 13-14 चैप्टर है, जो कभी हफ्ते में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 होगा, कोई 3 हफ्ते में 1 होगा, कोई 1 हफ्ते में 2 होंगे, ऐसा होगा इंशाल्लाह, वो बैलेंस हो जाता है। 16 या 17 हफ्ते हमारे पास, या 18 हफ्तों का आप प्लान बनाए। आगे सुनिएगा बेटा, इधर शाबाश। आपने बस कुछ नहीं करना, जब मैंने कहा यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीवीपी, तो आपने एक टारगेट बना लिया, अब मुझे इसकी स्टडी टेक्स्ट से थ्योरी पढ़नी है, बहुत डिटेल में नहीं यार, मोटी मोटी हेडिंग्स, उसमें लिखा हुआ है अजम्पशंस, लिस्ट हुई हुई है 6-7, 2-3 तो क्लास में बोल दी होंगी मैंने, आपने वही 3-4 याद कर ली। यार अगर 2 नंबर का है और उसमें 6 अजम्पशन है, आपने 4 लिख के आ गए, 1 तो मिला, सारी लिख दें, कोई इशू नहीं है। जितना टाइम देंगे उतनी क्वालिटी आएगी। अब ये 10-12 नंबर की जो थ्योरी है, अगर आपने इसको रिप्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ गए, क्योंकि आपको पास होने के लिए चाहिए 50 नंबर। अगर आपने 10-12-13 नंबर की थ्योरी बहुत अच्छी की हुई है और आपके पास एक रेलेवेंट किस्म की लर्निंग है और आपने लिख दिया, तो आप समझें न्यूमेरिकल से आपको सिर्फ 37-38 चाहिए, जो आसानी से आप अवेल कर सकते हैं। डन। तो थ्योरी कहां से पढ़नी है मैंने अभी बता दिया, आगे बताता मेरा इरादा था, लेकिन पहले ही सुन लें। तो 2 चीजें मैंने बोली है, बराए मेहरबानी इसको प्रिसाइसली ध्यान में रखें, स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें, और उसका बेस्ट वे ये है कि आप जो चैप्टर चल रहा है उससे पढ़ें, उसको हाईलाइट करें, और जब आखिर में आप बैठेंगे ना, वो जो 1 महीने का होता है ना टाइम, एग्जाम से और कोर्स खत्म होने के बाद और एग्जाम, तकरीबन 1 महीने का टाइम आराम से होता है अल्हम्दुलिल्लाह, विद रिवीजन के बाद भी आपके पास तकरीबन 3-4 हफ्ते बच रहे होंगे। उसमें आप 1 दिन 2 दिन निकालें और सारी थ्योरी के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल करें, बुलेट्स बनाएं, एक पेपर पे लिख दें, दैट्स इट। अपने साथ लेके मत चले जाना यार, सही है। एक बात तो ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है भाई? ठीक है जी, ठीक है बेटा। मेरा ज़्यादा इस दफ़ा है इरादा, क्योंकि अब 2 बैच हो गए ना, तो हमने डिसाइड किया कि एक को फिजिकल रखा है, इसको ऑनलाइन ही रखेंगे, मेन फोकस ऑनलाइन पे होगा। कुछ मेरी भी थोड़ी मसरूफियत है कि मैं थोड़ा सा टाइम 4 दिन देना मुश्किल हो रहा था, तो साजिद सर से मैंने मशवरा किया था। मैं तो इस सेमेस्टर थोड़ा ब्रेक चाह रहा था, कुछ मेरी मसरूफियत हो गई है कुछ, तो उन्होंने कहा ब्रेक ना ले, आप ऑनलाइन प्लस हाइब्रिड टाइप बना लेंगे, तो इस वजह से है। तो मेरा फिर हमने 2 बैच रखे, इसीलिए पहले भी प्लान था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने मैनेज कर लिया था, मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, तो हमने ये डिसाइड किया था कि एक बैच को हम फिजिकल रख देते हैं और एक को ऑनलाइन फोकस कर लेते हैं, समझ आइए। नहीं, ये टाइम नहीं, मेरी क्लास का जब भी टाइम होता है वो 12 से 3 के दरमियान होता है, और वो टाइम मंडे टू थर्सडे, समझ आई बात। तो ज़्यादातर हम ऑनलाइन रखेंगे, फिर हम उसमें बीच में सेशन रखा करेंगे इंशाल्लाह, समझ आ गई बात। ऑनलाइन से माशाल्लाह सही है मामला। चले आगे चले, अभी सब लिखाऊंगा, ये क्या है,
बेटा पूरे हथियार के साथ आता हूँ मैं, कहीं इनमें से बहुत कम लोग होंगे जो पूरे हथियार के साथ आते हैं, ये तो भर देता हूँ मैं। अभी जरा सा इसको डिस्कस करेंगे ना, अभी तो मेन काम तो कर लेना, फिर इंशाल्लाह बोर्ड पे मैं भी उठ रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा कम्युनिकेट कर ले, असल तो इसी को डिस्कस करना है। तो ये आपके सामने बेटा सिलेबस आ गया, ज़्यादा इस पर फोकस कर ले पहले, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। अभी जो 4 इसमें बोल्ड हुए हुए टॉपिक्स, इनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसको ज़रा देखें बेटा पहले पेज पे ही। ये जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत बड़े टॉपिक है, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, इनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है मार्क्स के लिए पढ़ना, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, जाहिर है इससे कम से कम भी 40 मार्क्स, चारों चैप्टर जो मैंने बोल्ड किए 5, इनसे 40+ मार्क्स आते, तो कम नहीं आते, लेकिन इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपने 2 चीजें देखनी होती है, एक रीसेंट पेपर और एक जो आगे जा रहे हैं, आप MFA पढ़ने जा रहे हैं या BFD पढ़ेंगे, तो आपकी जो चीज काम आने वाली है वो ये 4-5 है। अब आपको बताऊं, इधर देखो बेटा, BFD के अंदर 6 टॉपिक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको नाम दिया उन्होंने, उसमें से कौन कौन से 6 हैं, उसमें से मैं आपको बताता हूं। वहां पर है वेरिएंस एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और थोड़ा बहुत CVP भी टच हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। यस, ये आपके वहां नजर आते हैं, ये वहां आपको मिलेंगे। फिर हर जगह से थोड़ा थोड़ा आएगा, बट वहां तो ये पूरे चैप्टर हैं। मुझे याद आ रहा है वहां पर था वेरिएंस, एक टॉपिक यहां से चला गया, वो भी वहां है। तो बहरहाल इससे आपको MFA में हेल्प मिलेगी, इससे आपको BFD में हेल्प मिलेगी, इन 4 बड़े चैप्टर्स से। समझ आ गई बात? ये मेरा सिलेबस है, इसको मैंने पहले पेज पे डिस्कस कर लिया है, होपफुली समझ आ गया होगा। अब अगले पेज पे चलते हैं। इस सिलेबस को मैंने थोड़ा ब्रेक करा हुआ है, आपको थोड़ा बताते हैं पास्ट पेपर का जो ट्रेंड रहा है 2 अटेम्प्ट से, वो क्या है। हाँ बेटा इधर देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर देख रहे हो बेटा पेज 2, जरा गौर करिएगा। A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट मैंने वहां से उठा लिया, समझ रहे हैं आप। और इसमें मैंने ये भी बताया कि इसमें जो ICAP ने लिखा है कि वो लिखा है 35 से 45 हम मार्क्स कवर करेंगे। अब आप इसकी हिस्ट्री को समझे, पहला चैप्टर अभी 2 अटेम्प्ट से एक सवाल भी नहीं आया, समझ गए, अभी तक नहीं आया। इसका मतलब है इस अटेम्प्ट में भी इंपॉर्टेंट था, मैंने स्टूडेंट से कहा था इसको कर लो, मुझे बहुत ज्यादा चांस लग रहा है, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में आ जाए, हो सकता है ना भी आए, ICAP है। आप देखो अगला चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, सीक्वेंस के हिसाब से अगर उसमें देखें आप, नजर आ रहा है बेटा, पिछली दफा भी 8 मार्क्स का आया, इस दफा भी 8 मार्क्स का आया। कैफ 8 में कोई 12 या कितनी अटेम्प्ट है 2015 से अगर काउंट करें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये हो गए 7, 14 या 15 अटेम्प्ट है, एक दफा भी नहीं आया था ये चैप्टर। कैफ 8 की हिस्ट्री मैंने तो पहले से लेकर आखिर तक पढ़ाया है ना। लेबर कॉस्टिंग जो दूसरा वाला नजर आ रहा है आपको 8 मार्क्स का, और अभी कैफ 3 में दोनों दफा लगातार आया है। ये कैफ 8 में एक दफा नहीं आया, मैं कभी कभी होता था भाई एक दफा तो दे दे यार। फिर उसके बाद लर्निंग कर्व कैफ 8 में कम से कम 3 से 4 दफा आ चुका है, 3 से 4 दफा आया था, अभी 2 अटेम्प्ट से नहीं आया, बहुत फेयर चांसेस हैं अब वो लर्निंग कर्व की तरफ शायद जाएगा। आगे चले, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बात है इसकी, क्या बात है, दिल इसने गार्डन कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है ये। फैक्ट्री ओवरहेड 8 नंबर का आया लास्ट अटेम्प्ट में। पहले बेटा ये इस तरह आता था, आया, फिर 2-3 अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर आ गया, फिर एक अटेम्प्ट नहीं आया, फिर आ गया। अभी देखिए इस दफा क्या हुआ, 8 नंबर का एक लास्ट अटेम्प्ट में आया, यानी लास्ट का मतलब है 2022 स्प्रिंग में, और ऑटम में 18 नंबर का सवाल आया है। ये 2 सवाल आए, एक आया 2 आया, पता नहीं किस तरह से मैंने लिख दिया, वो मैं मेंशन कर देता और अच्छा होता। 5 नंबर जो है इसमें थ्योरी आई है, 5 नंबर की थ्योरी आई है, मैंने इस तरह बाइफरकेट किया, लाइट करके लिखा है ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। 5 नंबर की थ्योरी आई है, 13 नंबर के न्यूमेरिकल्स आए, 18 नंबर। अब आप ये समझें ये मैंने एनालिसिस आपको क्यों दी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें।
आप किसी भी चीज को डिस्कार्ड ना करें। लास्ट टाइम 4 नंबर की थ्योरी आई थी जस्ट, और इस दफा 13 या 12 भी हम काउंट भी कर लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा से इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बेस है। और अक्सर लोग इसमें जो है ना, मेरे हिसाब से इस दफा जो कैफ 3 का रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा खराब आएगा, मुझे ऐसा लगता है। रीजन, उसने ना बेसिक सवालात बहुत कर दिए और हमारी जो कौम है ना वो भागती है। वो क्या करती है, 4 बड़े चैप्टर कौन से सर, अच्छा बस अब मैंने इनको याद कर लेना है। उसने क्या किया, बड़े चैप्टर से कम नंबर दिए और छोटे चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया। वो आपको एक बात कह रहा है, कंप्लीट पढ़ो। आप ये नहीं करो यार ये 4 बड़े चैप्टर है बस मैंने ये पढ़ना है, आगे चलते बेटा इधर। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ना पहले कोई सवाल आया, पहले तो काउंट ही नहीं था, मैंने ब्लैक कर दिया। और इस दफा मुझे लगता था ये दे देगा लेकिन नहीं आया। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन लास्ट टाइम एक सवाल आया 13 नंबर का, लेकिन इस दफा नहीं आया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, बी पार्ट। जो बी पार्ट है अगर आप उसमें देखो तो जॉब ऑर्डर एंड सर्विस कॉस्टिंग, जो मेरा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 है मेरे सिलेबस के अंदर, वो जो है उससे अभी तक एक सवाल भी नहीं आया। इस दफा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आना चाहिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने उनको कहा था बेटा एंट्रीज की तैयारी करो, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन वही वाली बात, ये कभी कभी आता है। कैफ 8 में भी ये पूरे 15 अटेम्प्ट में से 3 दफा आया होगा शायद। तो वही इसने एटीट्यूड रखा हुआ है कैफ 3 में भी, यानी इस चैप्टर को ये उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। कैफ 8 के मुकाबले में कैफ 3 में जिस पे बहुत फोकस किया है वो मुझे लगता है लेबर कॉस्टिंग जो रेगुलर आया है, या फैक्ट्री ओवरहेड। इतना ज्यादा फोकस किया है कि भाई पढ़ो, देखो पढ़ो इसको, और लेबर कॉस्टिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, कॉस्टिंग के 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं, उनमें एक लेबर है, यानी आप कह सकते हैं प्लस, उसमें एक लेबर है। जिसको लेबर को समझना आ जाए ना, उसको अंदाजा होगा आगे जाके आपको कि लेबर को समझना कितना जरूरी है। और अगर आप एग्जाम में सवाल नहीं दोगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, उस चैप्टर को पढ़ेगा नहीं, तो आगे उसकी बेसिक्स वीक रह जाती है। फिर जब वो किसी और चैप्टर में अप्लाई होगा तो आप इस काबिल ही नहीं होगे। तो लेबर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरी एक मीटिंग हुई थी आई कैप में, मैंने इसमें बहुत डिबेट की थी। कैफ 8 के स्टार्टिंग के 4 या 5 अटेम्प्ट में उन्होंने लेबर कॉस्टिंग स्टडी टेक्स्ट में ही नहीं दिया, सिलेबस में ही नहीं दिया। फिर मेरी कोई मीटिंग हुई थी 2015 में हुई थी शायद, या 16 में हुई थी, तो फिर मैंने उनसे बहस की थी, 15 में हुई थी, तो वहाँ मैंने बाकायदा डिबेट की थी कि सर ये लेबर कॉस्टिंग सिलेबस में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा यार हम ऐसे ही पढ़ तो लेता है ना बच्चा। मैंने कहा सर पढ़ लेता तो फिर बाकी चीज़ें भी हटा दें। तो फिर जब मीटिंग हुई थी तो उसके अगले ही सेमेस्टर से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, फिर वो और टीचर भी थे, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया कि सर लेबर कॉस्टिंग होना चाहिए सिलेबस। तो फिर 2 अटेम्प्ट तक नहीं था, जैसे ABC नहीं था ऐसे लेबर कॉस्टिंग भी नहीं था। फिर रिवाइज वो आया सप्लीमेंट, और उसके अंदर उन्होंने कहा नहीं अब लेबर कॉस्टिंग भी कोर्स में है, बट एग्जाम में एक भी नहीं दिया। और इस दफा माशाल्लाह दिए जा रहा है। आप बेटे इस पेज को संभाल के रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जब आपको लगे भाई यार दोस्त कह रहे हैं ये तो बेकार है, तो 2 अटेम्प्ट के मार्क्स देख लेना। कभी भी कैफ 8 के ट्रेंड को फॉलो मत करना कैफ 3 में। हो सकता है तुम्हें बहुत पुराने लोग मिले जिन्होंने कैफ 8 ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो उनकी फीलिंग क्या, लेबर कॉस्टिंग क्या होता है, ये तो ऐसे ही पागलों वाला है। वो भाई 8 नंबर का 2 दफा आ गया मार्क्स, पागलों वाला बोल दिया आपने, क्योंकि उनका पॉइंट सही है, कैफ 8 में नहीं आ रहा था मार्क्स। फॉर बोलेगा यार फैक्ट्री ओवरहेड को इतना क्यों पढ़ रहे हो यार, ये तो ऐसी बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली चीज है। 18 नंबर का पेपर में दे दिया यार, वो पागल है क्या? 18 मार्क्स मैटर करते हैं। और तुम लोगों को एक और मजेदार बात बताऊं, एक और मजेदार बात, पिछले अटेम्प्ट में 4 सवाल पिछले पास्ट पेपर से कॉपी पेस्ट हुए, इस दफा भी तकरीबन 3 या 4। इसलिए आप, और कौन से हो रहे हैं याद रखना, मेरे हैंडआउट में सब मौजूद है। 2009 रेप्लिकेट हुआ, 2010, 2011 ये अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा आप रीसेंट पढ़ना है, लेकिन कोशिश करें बजाय इसके कि इधर जा रहे उधर जा रहे, क्या जरूरत है, आप अपनी रेंज को बढ़ा दो। अब अगर आप बेटा 2000 लेट से आपने बेंचमार्क बनाया, मैंने पास्ट पेपर करने 2015 से, कैफ 8 वाले करने और कैफ 3 वाले करने, यार मॉड्यूल डी के भी कर लो, ज्यादा नहीं होते। मसलन आपने अगर कैफ 8 और कैफ 3 के सवालात किए, वो मिल मिला के हो गए 10, तो यार अगर थोड़ा और पीछे जाओगे ना तो 4 और 5,
और जब आप एक दफा एक चैप्टर रिदम में आ जाता है ना, तो फिर वो आधे घंटे में हो जाती है। तो मैं तो तकरीबन जितने भी अटेम्प्ट हैं, मैं तकरीबन 2006 या 7 से लेके और रिसेंट सब मैं अवेलेबल करता हूँ। कुछ मैं असाइनमेंट में रखूंगा, कुछ चीजें मेरी जो है वो क्लास में हो रही होंगी कि भाई ये यहाँ करो और ये बेटा असाइनमेंट है, इसको घर पे कर लो। लेकिन हम लोग इतने ढीले हैं, करते नहीं है, फिर आखिर में बोलते हैं यार पेपर लेंदी था। हर अटेम्प्ट में एक जुमला मिलता है, सर पेपर आसान तो था सर, लेंदी था। तो भाई लेंदी तो लगेगा ना, जब तुम ये चाहोगे कि क्लास में जो हो रहा है बस वो मैं देखता रहूं, घर जाके ना पढ़ूं, तो डेफिनेटली फिर जब पेपर आएगा तो वो लेंदी लगेगा। डन है, आगे चलते हैं बेटा। बस इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कौन से चैप्टर से है? फिर टारगेट कॉस्टिंग से एक सवाल आया था कल, लास्ट स्प्रिंग में आया था 7 नंबर का, इस दफा कोई नहीं आया। बुक कीपिंग से कोई नहीं आया, अच्छा जॉब ऑर्डर से भी नहीं आया। प्रोसेस कॉस्टिंग से 14 नंबर आया और ज्वाइन एंड बाय से 16 नंबर आया। इधर देखो बेटा, ये भी छोटी सी बात समझ लो, प्रोसेस और ज्वाइन एंड बाय ये एक ही चीज है, समझो, ठीक है। और अक्सर ऐसा हो रहा था, कभी प्रोसेस से आता है तो कभी ज्वाइन एंड बाय से आता है, तो हमें तो दोनों ही करने होते हैं। ये तो कनेक्टेड टॉपिक है, ये कनेक्टेड है, ये दोनों ही करने होते हैं। इसमें जो 16 नंबर का सवाल आया है ना, इधर ये जो भी रिसेंटली सवाल आए थे 2014 या 15 में रिपीट हुआ है, पूरा रिपीट हुआ है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। वो आपको मैं दिखाऊंगा तो बता दूंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। बेटा ये देख रहे हो, ये वाला अटेम्प्ट इधर इस नाम से आया हुआ है, आप जाके देखना। x1 x2 तुम्हें नजर आएगा और x1 प्लस वो जो सवाल तुम्हें नजर आएगा ना, ये रहा, वहां से इसने पूरा कॉपी पेस्ट मारा है, बहुत बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारा है, सही। अब वो एक आध चीजें चेंज हो जाए वो अलग होता है, लेकिन ओवरऑल सवाल की अपीयरेंस बिल्कुल वैसी ही है। आगे चले, वेरिएंस से 8 नंबर का सवाल आया लास्ट अटेम्प्ट में, देख रहे हो बेटा वेरिएंस, और अभी आया 19 नंबर का सवाल। 19 मार्क्स मैटर करते हैं, बहुत होते हैं भाई, ये बहुत होते हैं। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट से सीवीपी, ये जो आपका सेक्शन सी है, आप नोटिस करो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ना, ये दोनों अटेम्प्ट में आ रहा है, यानी इसमें से वो एक चैप्टर मिस नहीं कर रहा। यानी जो मेरा पहला चैप्टर है सीवीपी, वो यहां से है, नजर आया। उससे पहले भी पिछली दफा 10 नंबर का सवाल आया, जो पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस दफा 7 नंबर का आया। फिर एक और बड़ा टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, लास्ट टाइम 20 नंबर का सवाल आया था, इस दफा इससे 14 मार्क्स आए। और फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसको तो देखो क्या उसने, मतलब लास्ट टाइम 8 नंबर का सवाल आया और इसमें एक 2 सवाल आए हैं, 2 सवाल, एक 10 नंबर का आया और एक आया 5 और 3 नंबर का, यानी 5 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 नंबर की थ्योरी। तो थ्योरी जो आई है टोटल 1 3 और 4 7, 7 और 5 12, टोटल 12 मार्क्स की थ्योरी आई है इस अटेम्प्ट में। लेकिन वो ज्यादातर थ्योरी आपकी सिलेबस में से थी, एक बात तो ये हो गई। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है ना, हाँ बिल्कुल किया हुआ है, नजर आ रहा है सबको। ये जो आपकी एनालिसिस है ये बहुत मैटर करती है। आपको किसी चैप्टर में आप हल्का होंगे तो आपको ये चीज समझा देगी कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी इससे, सही है बेटा। बाकी ये तो मैंने बता दिया, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी का आता है नहीं आता उसका मैंने गाइडलाइन दे दी है, और ऐसा कोई बात नहीं है। जो आपका सेक्शन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे लाजमी पेपर बन रहा है। ये कैफ 8 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, कैफ 8 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सही है ना। और बाकी फिर आपके सामने जो चीज़ देख लो बेटा, 2 दफ़ा आई हुई है ना, उसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है कि यानी एग्जामिनर उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को बताने का एक ही मकसद होता है। देखिए आई कैप का जो ट्रेंड है वो बेसिकली, आप जब आप बोलोगे ना अच्छा आप यही दे रहे हो, तो वो बोलेगा ठीक है अगली अटेम्प्ट में अब ये नहीं दूंगा। क्यों? वो चाहते हैं ओवरऑल आप पढ़े। लेकिन एक बात तो डिसाइडेड है कि जो सेक्शन बने हुए, ग्रिड बनी हुई ABC, इन्हीं से आपको वो ज़ाहिर लाजमी कवर करेगा। 2 4 5 नंबर जैसे इस दफा उसने कॉम्प्रोमाइज किया। देखो बेटा पहले वाले से होना चाहिए था 35 से 45 ग्रेड। देखो बेटा पहले वाले की नजर आई 35 से 45। अगर आप यहां देखें
ये देखिए पहला वाला 35 to 45 होने चाहिए थे और इससे कितने आए, सिर्फ 26। यानी इसने पहले वाले सेक्शन को अंडरवेट कर दिया इस दफा। लेकिन आगे देखना जाहिर है फिर आगे ओवरवेट हो रहा होगा। दूसरे वाले सेक्शन से आपको उसने कहा था 20 से 30 और इस दफा आए 35, 5 नंबर यहां उसने बढ़ा दिए। और तीसरे वाले में कहा 30 से 40 और इससे आए 32 और 7 39 है ना, 39। तो तकरीबन ये सेक्शन उसने उतना ही रखा, अराउंड 40 रखा। तो उसने पहले वाले को थोड़ा कम करके नीचे वाले की वेटेज बढ़ा दी। क्या ख्याल है, समझ आया? बिल्कुल, उसने ऊपर वाले को इंपॉर्टेंस कम दिए। हो सकता है अगले सेमेस्टर में वो चेंज कर दे। अच्छा, अगले सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था, स्प्रिंग 22 में 8, 8, 16, 16 और 13 कितने हुए बेटा, 29। लास्ट टाइम भी इसमें से कुछ मार्क्स कम आए थे। इसका मतलब ये पहले वाले पोर्शन को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वेटेज से थोड़ा हट रहा है और वो उसने, और वैसे भी इसको ये लिखना ही नहीं चाहिए था। उस जो नीचे वाला है ना, ये बड़ा है, इसमें प्रोसेस है, इसमें ज्वाइंट है, तो इन्होंने ना मार्क जब पहले वेटेज बनाया था वही मेरे हिसाब से गलत था। ऊपर वाले से इतने बन नहीं सकते, और वो बनेंगे ना तो सामने वाला हंसेगा, यार कैफ कॉस्टिंग का पेपर है, अब क्या है ये। तो इसलिए उसूलन इनको चाहिए था कि ये जो 35 to 45 है इसको नीचे रखते और ऊपर वाले को 20 to 30 करते, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहे। सही है भाई, होपफुली समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, आखिरी चीज़ है मेरा ख्याल है, फिर थोड़ा बहुत बेसिक शुरू करते हैं, हल्की फुल्की। बेटा इधर देखिए लास्ट पेज पे बस हल्की सी चीज़ बता दूं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते यार, ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। ये जो आपको नज़र आ रहा है हैंडआउट्स के नाम से, है ना, हैंडआउट जो आपको मिलेंगे मेरे, उसमें मेरी कोशिश होती है लास्ट 20 से 25 अटेम्प्ट्स अवेलेबल हो। जाहिर है हर अटेम्प्ट में तो सवाल नहीं आता ना। अब मेरा डिसीजन मेकिंग का हैंडआउट लोगे ना बेटा, इधर डिसीजन मेकिंग, कैफ 8 में हर अटेम्प्ट में सवाल आया, कैफ 3 में हर अटेम्प्ट में सवाल आया, तो सोचो उसके कितने सवाल होंगे। और कभी कभी मॉडल डी में उसके 2-2 सवाल भी बन जाते थे, तो सवालात के तो हम बाहर लगे हुए। उसका हैंडआउट को 45-40 पेज का होगा, लेकिन बास चैप्टर है, लेबर कॉस्टिंग आया ही नहीं, या तो मॉडल डी में आता था या अब आना शुरू हुआ है। उसके सवाल कितने होंगे, 6-8। सीवीपी है, कैफ 8 में ना ऑल्टरनेट आता था, आ गया 1-2 अटेम्प्ट में, फिर 1 अटेम्प्ट गायब हो गया, 1-2 अटेम्प्ट आ गया, फिर 1-2 अटेम्प्ट में गायब हो गया। पता चला अगर आपने 15 अटेम्प्ट थी, हार्डली 9 या 10 दफ़ा आया, तो 8-9 सवाल उसके होंगे। अभी रिसेंटली 2 आए, 10, 11, 12, 15, तो ज़्यादा सवालात इस तरह से मिलते हैं। तो हम कहने को 25 अटेम्प्ट होती है, बट वो हर दफ़ा नहीं आ रहे होते, तो सवालात होंगे 12, 15, 10। लर्निंग कर्व में 3 दफ़ा आया, 4 दफ़ा, तो फिर मैंने मॉड्यूल एफ के सवालात भी रखे हुए उसके अंदर। इस तरह से मैं कवर करता हूँ। तो जो सवालात हमारे कैफ 8 के बहुत अच्छे हैं और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसके लिए कहीं और नहीं जाते। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ टॉपिक बहुत कम, वो हम मॉड्यूल एफ से भी पिक कवर अप कर लेते हैं। जैसे लर्निंग कर्व है, कैफ 8 और कैफ 3 को मिला के 4 सवाल है। अब 4 सवाल में क्या तैयारी होगी? तो बजाय इसके कि मैं किसी और किताब पे रेफर करूं, तो मैं आई कैप के अंदर ही रहता हूं, मैं मॉड्यूल एफ में गया, वहां से 4 सवाल उठा लिए। लेकिन मैं इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूं कि मैं जो चीज़ करा रहा हूं, खासतौर पर जब कैफ 8 था तब रखता, तो अब तो बहुत ही रखता हूं कि यार ऐसा ना हो, कैफ 8 में और मॉड्यूल एफ में एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क रहना चाहिए। लेकिन मॉड्यूल एफ में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो कैफ 8 वाला ज़्यादा आसानी से कर सकता है, क्योंकि बेसिक्स पर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सवाल मुझे लगते हैं कि वो आपकी रेंज में है, आपके लिए पॉसिबल है, मैं उनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर वो आपको करा देता हूँ। फिर कुछ बाहर आई कैप के स्टडी टेक्स्ट है, वहाँ से मैंने मटेरियल ले लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार ये 2-3 सवाल इसके अच्छे लग रहे, वहाँ से उठाए हुए मैंने। तो इस तरह से एक मेरा हैंडआउट कॉम्प्रिहेंसिव होता है, होगा इंशाल्लाह। कुछ और बाहर की किताबें, कॉलेज मैथ्स, बहुत कम इसको भी यूज़ करा हुआ है। सही, इस तरह करके एक पैकेट बनता है मेरे हैंडआउट का। आपने उस हैंडआउट का करना क्या है, उसे 3 दफ़ा करना है, बड़े आराम से होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है 3 से 4 दफ़ा। यहाँ जितने भी लोगों ने कैफ 8 में जब मैं पढ़ाता था 2 या 3 आए थे सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट्स, उन 2-3 लोगों की राय एक ही थी कि सर, मैंने कहा क्या किया तुमने? सर साजिद ने उससे पूछा, उन लोगों से, मैं और वो बैठे,
और साजिद सर बैठे थे, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, तो उन्होंने एक ही बात बोली, कह रहे सर जो आपके हैंडआउट है हम उसे 4 से 5 दफ़ा करते हैं। सब ने ये बात बोली, कह रहे सर हम हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करते हैं, और वो हो जाता है। नंबर 1 पहला मैंने कराया क्लास में, नंबर 2 घर जाके कर लो। सही, ये लाजमी करना पड़ेगा। एक मैं करवा रहा हूँ, ये जो लोग बोलते हैं ना यार लेंदी पेपर था, वो वजह यही है। लोग समझते हैं बस क्लास में होते हुए देख तो लिया, समझ आ गया। अबे भाई गाड़ी चलाते हुए किसी को देखा है ना, बराबर में बैठे हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं गाड़ी चलाना आ गई। जब गाड़ी चलाओगे तो चलाना आएगी, फिर पता चलेगा बारीकियां क्या है। हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस वाले सवाल को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या अपना एमएफए हो, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आप ये बोले मैंने बोर्ड में होते हुए देख लिया, सर से मैंने पूछ भी लिया था, मुझे मजा भी आ रहा था, मुझे समझ भी आ रहा था, बहुत अच्छी बात है, एक दफा लाजमी करना पड़ेगा। फिर 1 महीने का गैप आता है, उसमें ज़ाहिर करते हैं, तो 3 तो यही हो गए। फिर बीच में 2 दिन का गैप आता है, उसमें करेंगे ज़ाहिर, तो उसका एक तरीका होता है। जब हम क्लास में करेंगे लेट से 20 सवाल, बड़े चैप्टर की बात करो, फिर आप उसमें से पिक करेंगे 7-8 सवाल, वो मैं बता दूंगा, उसको कहता हूं मैं बेंचमार्क क्वेश्चंस, कि बेटे 20 सवाल कर लिए ना, स्टार्ट इनसे ही लेना था। अब ये 6 सवाल है, 7 सवाल है, ये जो है ना बस बहुत है, इसको दोबारा कर लो। अब आप उन 6-7 सवालों को दोबारा करेंगे तो वो और समराइज हो जाएगा, और फिर आखिर में जब 2 दिन का गैप होगा उसमें से भी आप 1 या 2 सवाल, 2 काम जब मैं पढ़ा रहा हूं या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, 2 काम आप करें। नंबर 1, मैं आपको हैंड आउट दे रहा हूं, दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। 3 तरीके होते हैं, मेरे काम है उसके ऊपर फोकस करिएगा, उसको जरा जहन में रखिएगा टर्म को, और उस टर्म को मैं कहता हूं यूपीएस। यूपीएस यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स, पी प्रैक्टिस और एस समरी। पहले है अंडरस्टैंडिंग, ये टेक्निक होनी चाहिए पढ़ाई की, ये है क्योंकि न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस, और ये है समरी जिसको मैं बुलेट्स कहता हूं, बुलेट्स। यही तरीका है, हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, और हर टीचर ही तकरीबन ऐसे करता होगा, बट आपको भी उसको फॉलो करना है। अभी मैं इसमें एक और चीज ही बताता हूं छोटी सी, वो क्या है, देखो बेटा इधर, सबसे पहले आप ज़ाहिर कोई टॉपिक शुरू करेंगे तो आप उसकी बेसिक्स बताएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसके अंदर किस काम आ सकता है, ये हमारे ये है क्या चीज़, और फिर साथ साथ प्रैक्टिस भी चल रही होगी, थोड़ी थोड़ी, यानी एक ही करके उठ रहे होंगे, स्टेप्स बन रहे होंगे। पहले एक एरिया सीखा, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, फिर 2-3 एरिया को मिलाकर एक सवाल, और इस तरह करते करते आखिरी लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस हो गई, उसी सवालात सॉल्व कर रहे होंगे इस 2 फेजेस के अंदर, फिर आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, उसमें आपके ध्यान में आता है यार ये करूं या ये करूं। सर पिछले सवाल में आपने जब ये सवाल कराया तो आपने डिवाइड किया, लेकिन अब आपने मल्टीप्लाई किया, तो अब आप उसको समराइज करें, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, रिसर्च एट होम, परफॉर्म इन एग्जाम, अदरवाइज वाइस वर्सा। अगर आपने घर पे रिसर्च नहीं करी ना तो एग्जाम में रिसर्च कर रहे होंगे। समरी इसी को कहते हैं, फुल एंड फाइनल करें। जब आपने 15 सवाल कर लिया उसके बाद एंड करें, यानी उस 15 सवाल के बाद उसको समराइज करके अपने आप को इस पोजीशन में लाए मुझे नया सवाल दें, और मैं इस बेसिक्स पर, इसकी बेस पर इस सवाल पे मैं कोशिश करता हूं। समझ आई बात? तो इसको करने का तरीका क्या है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, और फिर ये बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स, देन प्रैक्टिस, और आखिर में पूरा पेज मिलेंगे 2-3 पेज की, उसमें समरीज होंगी टेबुलर फॉर्म में, कि बेटे ये चैप्टर हमने पढ़ा, आपने नोटिस किया होगा इन 2 हफ्तों में हमने ये मेन बातें करी, ये लो उसकी समरी। फिर आपने क्या करना है, आपने रिवर्स चलना है। आप जब दोबारा पढ़ें तो पहले समरी को रिकॉल करें, फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। कौन सी प्रैक्टिस? बेंचमार्क क्वेश्चंस, BMQs, खाली बेंचमार्क क्वेश्चन 5-6, सारे नहीं,
और उसके बाद जैसे ही आप ये करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और आखिर में जाके आपने क्या किया, स्टडी टेक्स्ट उठाया, पहले एक दफ़ा पढ़ लिया था और ये भी पहले पढ़ लिया था मेरे साथ। अब आपने क्या किया, इसके 6-7 सवाल, 20 में से 6 या 7 सवाल निकाले, उसकी रीप्रैक्टिस, फिर वो जो आपने स्टडी टेक्स्ट से थ्योरी पढ़ी थी उसके की पॉइंट बनाए, तब आपको टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप लोग जो है ना क्या करते हैं, जब पेपर शुरू होता है तो आप जज्बाती होते हैं, मैं इंशाल्लाह ये भी कर दूंगा, या बिल्कुल आप खुश होते हैं यार ये तो सब बेकार की बातें, डायरेक्ट न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी को जहन में रखें। हमें करना क्या है, देखिए सब कुछ करें, मेन टारगेट है पेपर निकलना चाहिए। अगर मैं सब कुछ कर रहा हूँ मेरा पेपर नहीं निकल रहा, बेकार है। और पेपर निकलने के लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं सुन रहा हूँ सर पेपर लेंदी था, आसान तो था, लेंदी था। भाई तुझे लेंदी क्यों लग रहा है? सिर्फ ये वजह है कि मैं ये वाला फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप इस फ्लो को देखो, अभी 12 नंबर की थ्योरी आई है, बगैर पढ़े कैसे लिखोगे? बगैर पढ़े कैसे लिखोगे? बोलने में और लिखने में बड़ा फर्क है। आप किसी से बोले आधे घंटे तक बोलता रहेगा, बोलेगा इसी को लिख के दिखाना, 2 मिनट बाद ही ऊपर नीचे देख रहा होगा, क्या करूं भाई मैं, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं आ रहे बोलने लिखने के लिए। रिप्रोड्यूस करना बड़ा मैटर करता है। तो आप जब ये 2 काम अपने तौर पे करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके पास बोथ ऑप्शंस होंगे कॉर्नर में। अच्छा स्क्रीन बड़ी कर दूं, सॉरी यार मैंने देखा नहीं, अब मैं स्क्रीन कर देता हूं बस, ठीक है सॉरी ये अब मैं हटा देता हूं शेयरिंग ना, वो मैं अभी 1 मिनट लगेगा बस। अब सही है बेटा? जी जनाब, अब ओके है बस, ठीक है। वो मैंने हैंडआउट हटाया नहीं था ना, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हटाई थी, मैंने कहा चलो फिलहाल आप देख रहे हो, दैट्स इट। ये हमारी छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ये आपको करना चाहिए। मेरे नज़दीक इसकी इंपॉर्टेंस है, आगे आपकी मर्जी है। कुछ लोग आप करेंगे फॉलो तो आपका फ़ायदा है, और अगर नहीं करते तो उसमें फिर यही होता है कि आखिर में हम रो रहे होते हैं। तो ये मैंने ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप थोड़ा सा शुरू से लेके इन चीज़ों को चलेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा। अब CVP हमारा पहला चैप्टर है, वो हम फ़ौरन शुरू नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, थोड़े से 1 दिन 2 दिन मेरा ख्याल है उस पर हम काम करेंगे, 1-2 दिन। उसके बाद फिर हम CVP पे जाएं। 1 दिन बहुत है, मंडे को इस पर मैं यानी आप यूँ समझें CVP में जाने से पहले थोड़ी सी आपकी रिहर्सल करवा दूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस, देन हम CVP स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मिटा दूँ, कॉपी करना है, कुछ लिखना है लिख लो बेटा, कोई पॉइंट बनाना है बना लो, ये काम की चीज़ें लिख लो, मेरा मशवरा है। हो सकता भी आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा ना हो, बट ये आगे जाके होगा, ठीक है? डन है? हाँ बेटा, अब ज़रा जल्दी से सुन लें, एक आज कुछ बेसिक बताऊंगा और एक कल, और फिर होपफुली हम उसके बाद अपने टॉपिक, पहला टॉपिक है उसकी तरफ आ जाएंगे, दैट इज CVP। हाँ बेटा देखिए इधर, सबसे पहले कॉस्टिंग जो होता है, कॉस्टिंग हमारा जो टॉपिक है, कॉस्टिंग। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर, इवन MFA में चले जाएं और कॉस्टिंग वाला एरिया पढ़ रहे हो, इवन आप BFD में चले जाएं और आप MA वाला पोर्शन पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग वाला पोर्शन पढ़ रहे हो, याद रखें हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको हम अचीव करने के लिए पूरी जिंदगी कॉस्टिंग पढ़ रहे होते हैं। उसमें सबसे पहली चीज जो नजर आती है कॉस्टिंग के अंदर वो है टाइमली रिपोर्टिंग। जाहिर है रिपोर्टिंग हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होता है और वो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है। इज दैट क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल व्हाट अबाउट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इट्स ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, दैट्स इट। इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, सही है।
सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कैसे बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी कैसे बनेगी, ट्रेडिंग है तो उसकी कैसे बनेगी, सर्विस है तो उसकी कैसे बनेगी, पार्टनरशिप फॉर्म है तो कैसे बनेगी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो कैसे बनेगी। यही पढ़ते हो ना भाई, और क्या करना है पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी यही करना है। 3 चीजें, इनकम स्टेटमेंट बनाना आ जाए, बैलेंस शीट बनाना आ जाए, कैश फ्लो बनाना आ जाए, रिपोर्ट्स बनाना आ जाए। अब इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए पूरे साल आप एक सिस्टम मेंटेन करते हो जिसको कहते हैं जर्नलाइजिंग करना। वो क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, लेजर्स बना रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्यों? ताकि जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, जब हम रिपोर्ट्स बनाएं ईयर एंड पर, तो उसमें जो है ना हर चीज इंक्लूसिव हो। जाहिर है 365 दिन है साल में, रिपोर्ट बन रही है 31 दिसंबर को, तो उस 31 दिसंबर को जो रिपोर्ट बनेगी उसमें 365 दिन रिफ्लेक्ट करने चाहिए। वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? जब आप उन 365 दिन को रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्डिंग का नाम है क्या? जर्नलाइजिंग और लेजर्स और ये सारी चीजें। जब ये रिकॉर्डिंग अच्छी होगी तो जाहिर है खाना आप बना रहे हैं, उसमें अगर इंग्रेडिएंट प्रॉपर होंगे तो खाना सही बनेगा ना। ऐसे ही रिपोर्टिंग के लिए जब तक आपके पास पूरे साल का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? और एंड रिजल्ट यही है। अब आप जो है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, फिर उससे आगे चले जाएं तो उन्हीं रिपोर्ट्स का आप ऑडिट करते हैं, फिर उससे थोड़ा उसी तरह की चीजें ले ले, उन्हीं रिपोर्ट्स में आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारी कंपनी ने ये प्रॉफिट शो किया तो हम कितना टैक्स देंगे। घूम फिर के पूछें, आपने वो भी लास्ट सेशन लिया होगा, तो ये 2-3 चीजें आपको नजर आई कि एक सीए करने के बाद आपके काम क्या होंगे? रिपोर्टिंग करना। सीएफओ बन गए, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप ऑडिटर बन गए, आप ऑडिट कर रहे हैं। यानी एक बंदा रिपोर्ट बना रहा है, आप उसको जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तूने सही बनाई है, गलत बनाई है। तीसरा एक और होता है, इन दोनों के दरमियान एक फील्ड निकल आई, टैक्सेशन साइट्स। लोग ये कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग क्या चीज है? कॉस्टिंग में 3 ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने हैं, उसमें एक चीज है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स बनाना। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग में कोई फर्क है? बिल्कुल है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो, बेटा इधर देखिए, इधर प्लीज, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है, और जो कॉस्ट में हमारी रिपोर्टिंग है वो इंटरनल रिपोर्टिंग है। ये थोड़ा सा बेटा फर्क समझिएगा। इंटरनल रिपोर्टिंग है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बताऊंगा, पूरे 4 महीने 5 महीने कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ा क्या करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट इसके ऊपर बात कर लेंगे तो हम हर क्लास में बैठे होंगे तो हमारे पास एक क्लैरिटी होगी कि हम ये पढ़ क्यों रहे। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का मतलब है दुनिया वालों के लिए कर रहे हैं, आप शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं, बैंक्स को बता रहे हैं। और इंटरनल रिपोर्टिंग कहते हैं आप अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप जो है, आप क्या बना रहे हैं? हमारी कॉस्ट कितनी होगी, हमारी लेबर में आवर्स कितने लगेंगे, कितने आवर्स लग रहे हैं, कितना मटेरियल लग रहा है। ये रिपोर्ट्स दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, ये प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं। इसको हम नॉर्मली दुनिया को नहीं दिखाते। इज दैट क्लियर? नॉर्मली दुनिया को नहीं दिखाते। अब वहां क्या है, वहां दुनिया देख रही है। ये एक छोटी सी बात है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट पास्ट, जो गुजर गया उसकी रिपोर्टिंग का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन जो कॉस्ट है वो बेसिकली तीनों चीजों की रिपोर्टिंग करता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। याद रखिएगा, जो गुजर गया वो भी रिपोर्ट करना है, जो चल रहा है वो भी रिपोर्ट करना है, और जो फ्यूचर है उसको भी रिपोर्ट किया जाता है। बजटिंग क्या है? फ्यूचर। बजटिंग क्या है? फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग क्या है? फ्यूचर। पहला चैप्टर सीवीपी क्या है? फ्यूचर। सीवीपी में क्या पढ़ने जा रहे हो आप? अगर मैं सिलेबस के हिसाब से देखूं, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से सीवीपी में क्या पढ़ने जा रहे हो? यार आप एक बात बताओ, ये हमारी कंपनी है, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर हमें ब्रेक इवन पे जाना है, जीरो पे आना है, नो प्रॉफिट नो लॉस, हमें कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, ये हम सीखेंगे पहले चैप्टर में।
और अगर हम इतना कमाना चाहते हैं जनाब, और ये हमारी डिटेल है, बता सकते हैं आप मुझे हमें कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? ये आप इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। सही। एंट्रीज की बात करें, ये पास्ट है, जो गुजर गया उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये पास्ट है। ज्वाइन एंड बाय पास्ट है, जो हो गया उसको कर रहे हैं। थोड़ा और आगे चले तो फैक्ट्री ओवरहेड पास्ट है, एबीसी पास्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस ये पास्ट प्लस फ्यूचर है। यानी इसमें जो गुजर गया आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, इतना क्यों गलत हुआ, हमने तो ये सोचा था, ऐसा क्यों हुआ। तो ये बेसिकली पास्ट ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पास्ट भी है, पास्ट है नॉर्मली। रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। यार अगले 6 महीने में एक क्राइसिस आए हुए, आप बता सकते हैं इन क्राइसिस में हम क्या करें, मशवरा देंगे आप? ये पढ़ेंगे हम इसमें। आपका क्या ख्याल है, ये फैक्ट्री चलने दे या बंद कर दे, ये पढ़ेंगे इसमें हम। यार आप मुझे मशवरा दे सकते हैं, भाई मैं माल खरीद रहा हूं फलाना सप्लायर से, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि हम बना भी सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं बना कर बेचे या खरीद कर बेचे? ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में आप। इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। तो पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। इसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग, फ्यूचर कॉस्टिंग, वो क्या होता है बात की। इन्वेंटरी मैनेजमेंट नाम से ही नजर आ रहा है फ्यूचर। यार हमारे पास ना, हम चाहते हैं कि माल शॉर्ट ना हो, अब बताओ हम क्या करें? ये है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, माल की मैनेजमेंट, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। ये मैं टॉपिक के सारे छोटे छोटे नाम इसलिए आपको बता रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्ट बने कि किस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू आ जाए कि यार मजा आएगा। ये पास्ट, ये फ्यूचर है, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। एक बड़ा टॉपिक रखा, फिर बीच में एक बेसिक सा रख दिया एंट्रीज, ताकि एक बड़े टॉपिक के बाद थोड़ा सा रिलैक्स। फिर एकदम बड़ा टॉपिक आ गया प्रोसेस एंड ज्वाइन एंड बाय, फिर आप देखोगे हल्का सा मैंने रिलैक्स कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड और एबीसी करा के कि चलो जी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। फिर एक बड़ा टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर एक आध छोटा, ताकि बर्डन ना आए। क्योंकि देखो बड़े टॉपिक को समेटने में टाइम लगता है, और अगर एक साथ हो जाएंगे ना बड़े टॉपिक, तो आदमी को लगता है यार अभी तो 4 टॉपिक हुए, अभी तो सर ने इसमें लिखे थे 14, तो 4 अभी 2 महीने में हुए, तो 10 कब होंगे? वो पता चलता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इस तरह से बैलेंस किया मैंने। इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, फीफो लीफो वैम पढ़ा है, ये पास्ट है। फीफो लीफो होते ही पास्ट है। ये जो माल हमने खरीदा था ना, ये मुख्तलिफ रेट पे खरीदा था। आप बता सकते इसमें से जो है कौन सा वाला बिक गया, कौन सा पड़ा है, कौन सा यूज हो गया, कौन सा पड़ा है? इट्स ऑल अबाउट पास्ट। लेबर कॉस्टिंग, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। यानी इसमें क्या सीखेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है लेबर कॉस्टिंग। यार लेबर को मोटिवेट करना है, क्या करें सर? एक ऑप्शन ये है, लेबर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही सर, भाई लेबर परफॉर्म करेगी पैसे से, उस पैसे को कैसे दे? तो रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड कैसे बनेगा सर? उसका एक तरीका सर ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये। आप देखिए ये वाला शायद बेहतर है। अच्छा सर ठीक है, इस तरह से हम उसके अंदर डिस्कशन कर रहे होंगे कि लेबर अच्छा परफॉर्म करने लगे, उसकी मुख्तलिफ प्लान्स पूछे जाएंगे आपसे। अभी जो 2 सवाल आए यही इसी तरह के हैं कि यार आप बताएंगे हमारे साथ ये पोजीशन चल रही है, हमें यही हमारी नीड है, हमारे पास क्या करें यार? अब हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, अब लेबर तो फुस हुई हुई है, इनएक्टिव हुई हुई है, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तो आप बताते हैं कि यार मेरे हिसाब से आप ये प्लान बनाएं और ये चीज करें, इससे लेबर मोटिवेट होगी और इंशाल्लाह हम प्रोडक्शन, जो टारगेट प्रोडक्शन है उससे अच्छी। इट्स ऑल अबाउट, ये हम पढ़ेंगे। ये हमारी कॉस्टिंग का इंग्रेडिएंट है, मिक्स है, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट तो मैंने लिख दिया कि जो अभी चल रहा है वो भी तो लिख ही रहे हैं ना। मेन फोकस होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट पास्ट। 2022 गुजर गया, 23 में बैठ के उसकी रिपोर्टिंग करने का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये भी है और ये भी है। अगर मुझसे पूछो ना तो कॉस्टिंग क्या है, ये 25% है और ये 75% है, इसकी डोमिनेशन है। मैच
खत्म होने के बाद रेडियो वाला भी जो है ना उस पर अपने कमेंट्स कर रहा था, बाबर आजम को ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए था। अच्छा तू जाके बैट ले ले, क्या करे, उसको कर सकता है। ओ मिलेंगे, एक से एक मिलेंगे। मैच शुरू होने से पहले बताना यार कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जो लड़के सेलेक्ट किए सही है गलत है। उस टाइम कोई नहीं बोलेगा, सब मुंह छुपाए फिर रहे होंगे। उस टाइम वही बोलेगा जिसको एक्सपर्ट होगा, वो फिर मीडिया पे बैठा होगा, फिर वो अपनी राय देगा। इवन मीडिया पे बैठ के मैं देखता हूं मैच शुरू होने से पहले बोले बेहतरीन, हार गए, दन गालियां दे रहे। ये कोई बंदे ही थे खिलाने के? अबे तो तूने अभी 4 घंटे पहले बोला था बहुत अच्छा फैसला है, तो उस टाइम मना करता ना। नहीं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को एनालाइज करना, फ्यूचर को स्टडी करना एक मुश्किल टास्क है। इसी वजह से लोगों को कॉस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है। जो हो गया ना उसमें आप इतनी ज्यादा इफ एंड बट्स नहीं होते, बट जो फ्यूचर होता है उसमें इफ एंड बट्स बहुत होते हैं। जब आप जाओगे ना अपना BFD में, तो वहां तो सारा का सारा मेरा ख्याल है वहाँ क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिसीजन मेकिंग, वेरिएंस एक पास्ट है, डिसीजन मेकिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, टारगेट, अपना ट्रांसफर प्राइसिंग, और एक और था अपना 2-4, और मेरा ख्याल है 6 चैप्टर अगर हैं, 5 जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, एक उसके अंदर है वो पास्ट है। ये वाला टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस जिसका ताल्लुक पास्ट से। समझ आ गई बात? क्लियर? तो ये हमने जो सिलेबस डिफाइन किया है, अल्लाह का शुक्र है इसमें मिक्स किया है। पहला ही टॉपिक मैंने फ्यूचर से स्टार्ट किया क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला है, मेरे और आपके साथ जिंदगी में रोज हो रहा होता है। सही है ना? आपको इधर देखो बेटा, इधर आज ये चैप्टर पढ़ा और आप बाहर निकले, किसी ने आपसे सवाल कर लिया, यार मुझे बताओ मैंने ये काम शुरू किया है, मुझे आप बता सकते हो, आप तो माशाल्लाह CA कर रहे हो, कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, ये बता सकते हो कि यार मेरा मैं अगर मैं 0 पे हो जाऊं, क्योंकि बिजनेस शुरू होता है लॉस से, मुझे लॉस से 0 में आने में कितना टाइम लगेगा, या कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, और 0 तक कितने बेचने पड़ेंगे, और अगर मुझे इतना कमाना है तो कितने बेच, आप बताओगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर के बाद आप आराम से बताओगे ये कैलकुलेशन, ये ले सर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतना कमाऊं, ये ले, इतने यूनिट बेचने पड़ेंगे। इजी है और बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत हम यूज करते हैं लाइफ के अंदर। फिर हम आ जाएंगे दोबारा प्रोसीजर्स की तरफ, फिर हम चले जाएंगे दोबारा एनालिटिकल साइड पर। इस तरह से हम करेंगे ताकि हमें थोड़ा एंजॉय भी करें और बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करें। डन हो गई बात? पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? कॉस्टिंग का टाइमली रिपोर्टिंग। अब आप यहां देखें, इसको जरा यहां पर गौर से सुने। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ना बेटा, क्योंकि पास की रिपोर्टिंग है, बंदा मर गया, पोस्टमार्टम करना है, कल कर लेंगे, लेकिन कॉस्टिंग में अक्सर सर्जरी हो रही होगी, उसमें हमारे पास टाइम नहीं होगा। कभी कभी आपको इमीडिएट बेसिस पे बताना होगा क्या करना है, आज बताना है क्या करना है, क्योंकि मैं कल फैसला लेने जा रहा हूं, माल खरीदूं या बेचूं, खरीदूं या बनाऊं, मैं अपनी ऑफर देने जा रहा हूं सर, तो मुझे आप कंक्लूड करके दें ताकि मैं उधर ऑफर दूं। तो वहाँ बड़ी इमीडिएट, बड़ी एक्यूरेट रिपोर्टिंग चाहिए होती है। तो यहाँ आपको ज़्यादातर आपको क्या होगा, रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं वंस इन अ ईयर, बहुत हुआ तो क्वार्टरली बना ली, या साल में 2 दफ़ा बना ली, या तो ऐसा भी होगा बाद ऐसी रिपोर्ट होगी जो डेली बेसिस पर बन रही होंगी, बाज रिपोर्ट वीकली बेसिस पर बन रही होंगी, बाज रिपोर्ट मंथली बेसिस पर बन रही होगी। लेबर की रिपोर्ट चाहिए सर, मटेरियल की रिपोर्ट चाहिए, जरा मुझे बताओ खर्चों की रिपोर्ट दे दे जरा मुझे आप, जो हाँ रिक्वायर्ड है। उसमें क्या है, आप अब जैसे इसके अंदर बाकायदा लिखा जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके पीछे पूरा IFRS, IAS और ये चीज और ये प्रेजेंटेशन, इसकी अक्सर रिपोर्टिंग का जवाब नहीं है ना, मोबाइल पे बता दो, व्हाट्सएप कर दो, बस समझ आई बात। तुमने रफ्सा बनाया भेज दो, रिपोर्टिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन। मेरी बात समझे, कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई क्योंकि इंटरनल है ना यार, आप घर में बैठे होते हो ना, आप कुछ भी पहन लो, घर में तो बैठे हुए, क्या उसके अंदर मैचिंग है, आप घर में बैठे हो, लेकिन जब आप वही बाहर जाते हो किसी इवेंट में, तो फिर आपको इवेंट देखना पड़ता है। सोचो किसी के मैयत पे आप 3 पीस पहन के चले जाओ, 3 पीस समझते हो, कोट पैंट और ये फुल, वो बोलेगा यार इधर मेरे घर में
इतने अहम शख्स की डेथ हो गई तो 3 पीस में आया हुआ जाहिल आदमी, और अगर तो कहीं से आ भी रहा था तो कम से कम ये उतार के गाड़ी में रख देता ना। समझ आई बात? तो ये हम सिचुएशन के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, बड़ा उसमें ख्याल रखना पड़ता, प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर। मैयत में जाना है तो ऐसे, शादी में जाना है तो ऐसे, किसी मिलाद में जाना है तो ऐसे, ऐसे ही रिपोर्टिंग करनी है। तो भाई उसका तरीकेकार है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने। सर मेरा दिल चाह रहा है मैं ऐसे कर दूं, ऐसे वैसे नहीं चलेगा। इनकम स्टेटमेंट बनेगी ये स्टाइल, बैलेंस शीट बनेगी उसका यही फॉर्मेट है, इसको इधर दिखाना है, इसको इधर दिखाना है, नो मर्जी वर्जी। यहां आप अपनी रिपोर्टिंग को एज पर रिक्वायरमेंट, अपने जो क्लाइंट तो कोई है ही नहीं, कौन रिक्वायर्ड है, कौन मांगेगा, बॉस। सही समझ आ गई बात? मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं, ये रिपोर्टिंग में ही, और से सुनो बेटा इधर। बिजनेस में जो बड़े बिजनेस हैं वहां हर रोज आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं। किसी ने पूछा था किसी से कि सर आप लाइफ को क्या समझते हैं, लाइफ क्या चीज है? तो उसने एक जुमला बोला था, वो गौर से सुनना। उसने कहा था लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने का नाम है लाइफ। यानी सुबह से लेकर रात तक आप कर क्या रहे हो? फैसले तो ले रहे हो। अच्छे फैसले हो जाते हैं तो आप वहां पहुंच जाते हो, बुरे फैसले हो जाते तो आप जमीन पे आके गिरते हो। लाइफ है ही, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। सुबह उठे, एक क्लाइंट आ गया, उसने बदतमीजी कर दी, अब उसके साथ डील करना है नहीं करना, फैसला लेना है। माल खरीदे नहीं खरीदे, फैसला लेना है। माल इससे ले उससे ले, फैसला लेना है। कभी स्ट्रैटेजिक किस्म के फैसले होंगे, कभी रूटीन के फैसले होंगे, बट होंगे फैसले। उन फैसलों, वो फैसले किस पे बेस करते हैं? इंफॉर्मेशन पे। किस पे बेस करते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन पे ना। अगर आपने कोई फैसला लिया है, आपने कहा मैं सीए कर लूं, तो यार किसी से पूछा होगा ना, किसी के साथ बैठे होगे ना, किसी ने आपको गाइड किया होगा ना कि नहीं बेटा सीए भी अच्छा है, एसीसी भी है, एमबीए भी है, मेरा ख्याल है तुम सीए कर लो। किसी इंफॉर्मेशन पे आए, अगर वो गलत हुई तो 4 साल 5 साल यहाँ रगड़ा खाने के बाद पता चले गलत फैसला ले लिया। तो वहां के बैठे सेशन में साजिद सर आए हो, ये सैलरी होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, आपने बोला ठो, आप जज्बाती हो गए। वो 5 साल आपने अपनी जिंदगी के कीमती 5 साल है ना, वो रगड़ा लगा दिया आपने ना। सारे बहन भाई खानदान वालों को छोड़ छाड़ के सीए पास कर लिया, मार्केट में निकले 20,000 की भी जॉब नहीं है। सबसे पहले आपके दिमाग में कौन आएगा? सर साजिद कमांडिया। यार वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो आप किसी फैसले की वजह से, किसी की इंफॉर्मेशन बेस पर तो फैसला लेते हो। ये जो मोटिवेशन होती है बेटा, सीए करना एक ज़ाहिर एक हेक्टिक जॉब है। लोग आप देखो आपके आसपास होंगे, आपके कजन्स होंगे, वो आराम से एमबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है। आप देखें वो चिल होगा, अब वो जाएगा आएगा बैठ जाएगा। लेकिन यही 4-5 साल आपकी जिंदगी की टर्निंग है। वो 5 साल बाद परेशान होना शुरू होगा, अभी बड़ा चिल कर रहा है, आप अभी बड़े परेशान हो। 5 साल बाद आपका याशी का वक्त होगा इंशाल्लाह। जिसने सीए कर लिया उसका 5 साल बाद उसने, अल्लाह ने चाहा, ये तो देख ही रहे दुनिया में हो रहा है। तो इस 5 सालों में याशी कर लो, फिर पूरी जिंदगी परेशान फिरो। इस 5 सालों में मेहनत कर लो, अगले पूरी जिंदगी आप मजे करो। अल्लाह ने चाहा मजे तो होने ही है, ये तो बात डिसाइडेड है। सही। मेरा बच्चा अगर बेटा मुझे बोले पापा मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आया, बोलो बेटा तू सीए तो कर ही लेना, अगर इससे कोई अच्छी चीज तो मुझे ला दे, मैं तो माइंड बनाया उससे सीए कर भाई तू। सही है। क्यों नजर आ रहा है इस पाकिस्तान में कोई बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिसको करने के बाद आप कहते हैं कि नहीं इंशाल्लाह पक्की पक्की अच्छी वाली जॉब है, इससे बेहतर कुछ कर सकते हो, हाँ करो यार, क्यों नहीं करना चाहिए? एक्सपीरियंस करना चाहिए। आज से 10 साल पहले 20 साल पहले लोग बोलते डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वहाँ बहुत अच्छी कमाई है। आज माशाल्लाह हर जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट उस फिर लिस्ट में शामिल हो गया है। आई होप मेरी बात समझ गए? ठीक है। तो यार आप जो फैसले लेते हो ना बेटा जिंदगी में, वो किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर होते हैं। कॉस्टिंग में हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, याद रखना। वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स, वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स, we are information provider to decision makers। जो फैसले लेंगे वो हमारे उस पे तो लेंगे। यार काशिफ भाई
समझ में नहीं आ रहा क्या करूं सर, मैं एक मिनट बताता हूं, एक दिन देंगे मुझे आप, टक 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 सर ये ले, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाना, ये हम बनाएंगे। ये जो पढ़ा हुआ है आपका चैप्टर नंबर 9 रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये है यही। ये वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर 7, ये है यही। यार ये पिछला साल इतना घटिया क्यों हुआ? सर मैं बता रहा हूं आपको। अबे भाई कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ तो 100 लोग काम कर रहे हैं। सर मैं बता रहा हूं ये 7 लोग जिम्मेदार हैं। आपको कैसे पता? सर छोड़ो, मैंने मुखबर छोड़े हुए, ये मेरा काम है, निकाल के दिया। वाह यार क्या चैंपियन आदमी आप। कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस है, कॉमन सेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस हमें क्या सिखाएगा? ये 100 लोग हमारे पास थे, हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रॉफिट को अचीव करना था, प्रॉफिट अचीव ही नहीं हुआ। और बड़ी भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है, बड़े परेशान है, क्या हो गया यार, हम तो सोच रहे थे यहाँ जाएंगे, हम यहाँ पढ़े हुए, बता सकता है कोई मुझे क्यों हुआ? सर मैं बताता हूँ आपको, ये 7-8 लोग हैं, इन 100 में से छोड़ दे सर, ये 7-8 को उठा ले। आप बोलेंगे सर ये कैसे? यार मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ और इसके साथ लिंक कर देना। एक नॉर्थ नाजिराबाद का एक इलाका है, मैं वहाँ रहता था, ठीक। उसके मेरा वहाँ पर एक दोस्त रह रहा है, उसके सामने उसका दोस्त रह रहा है, और बड़े दाढ़ी बात शराब वाले लोग, और बड़े रोज मिलना मिलाना, हेलो हाय, ठीक। कुछ अरसे के बाद रात को 3-4 बजे वहाँ उनके घर में दरवाजों पे जोर जोर से मारधाड़ होती है। तो दोस्त आता है, वो पर्दा हटा के देखते क्या हो गया यार, बिल्कुल सामने उसके रहते थे। तो देखो पुलिस रेंजर्स, वो टेंशन में आ गया, देखे यार इनके घर क्यों आई है, तो बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े बादशाह लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, रोज इनसे मेरी सलाम दो होती है। बहरहाल वो अंदर चला गया, उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं पढ़ा। उन्होंने उसको उठाया ले गए। जब उसको एक आध दिन बाद उसने पूछा यार हुआ क्या, कह रहे तालिबान थे, तालिबान के लोग थे। अब आप ये सोचो, छोटी सी बात, उस इलाके में उसके घर के सामने उसके बराबर में रह रहे, उसको नहीं पता, और हमारी इंटेलिजेंस को पता है, जो इस्लामाबाद से आई और ठक करके बंदा उठा के ले गई। ये क्या है? ये पूरा एक नेटवर्क होता है। उन्होंने ये देखा, एक किसी ने एक मोबाइल पे बात करी है, लेट्स से इंडिया से उसका ताल्लुक हुआ, उस सिग्नल को ट्रेस किया, पता चला वो सिंध से आया है, सिंध में कराची से आया, कराची में नॉर्थ नाजिराबाद से आया, नॉर्थ नाजिराबाद से ब्लॉक जे से फलाना घर, ठक छापा, ठक बंदा बाहर। वेरिएंस एनालिसिस ये है। कैसा मजा आएगा इंशाल्लाह, इसको जब आप पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे। इज दैट क्लियर बेटा, समझ रहे हैं आप? आगे चले, आखिरी चीज, वो ये हमारे पास टाइमली रिपोर्टिंग में मैंने जितना कर सकता था मेन बातें बता दी है। दूसरा काम जो होता है वो हमारा इसके अंदर हमारा टारगेट होता है, और वो होता है, उसको हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट कर्टेलमेंट। कॉस्ट क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलो बेटा, कर्टेलमेंट। ये ना बड़ा जबरदस्त, सुनने में अच्छा लगता है। बस बेटा 5-10 मिनट और है, फिर तो वैसे भी क्लास का टाइम 6:15 तक है ना शायद, हाँ 5:50 तो हो ही गए, तो 10-15 मिनट लगेंगे। बस मैं मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, बेशक 5 मिनट पहले ऑफ कर दूंगा, ठीक है। आज तो वैसे भी क्लास थी 2 घंटे की, फिर ऊपर से शुरू भी देर से हुई क्योंकि पहली क्लास थी। कल मैं इसके अंदर आपको मेन बातें बताऊंगा मंडे को, और फिर ट्यूसडे से होपफुली हम सीवीपी शुरू कर देंगे। सीवीपी शुरू होने से पहले मोटी मोटी बातें डिस्कस हो जाए, बेसिक्स ऑफ, यानी आज मैं कॉस्टिंग की ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहा हूं, थोड़ा इस पर बात करूंगा। मंडे वाले दिन मैं कॉस्ट के एलिमेंट पे बात करूंगा। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट, व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, मोटी बातें। जैसे ही हम पढ़ लेंगे इस पे थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो जी अब आओ जरा सीवीपी की तरफ, डन है? अब बेटे इधर देखिएगा प्लीज। कॉस्ट कर्टेलमेंट, ये जो लफ्ज है इसका मतलब होता है रिड्यूस करना। कॉस्ट कर्टेलमेंट, कॉस्ट कर्टेलमेंट सही, रिड्यूस करना, जाहिर है ये हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है। जब कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होगी, हमें लगेगा कॉस्ट में मसले मसाइल हैं, यार हमारे कॉम्पिटिटर ये चीज 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कम में पड़ रही है। लेट से हमें पता चला 90 में पड़ रही है, हमें ये चीज 100 की पड़ रही है और हम 110 की बेच रहे हैं।
जब कस्टमर आता है तो वो बोलता है कितनी की दे रहे हैं, 110, ये 100, तो मुझसे क्यों लेगा? अब मैं लॉस पे तो नहीं बेचूंगा, मैं सिलानी वेलफेयर तो नहीं चला रहा कि 0 पे दे दूं। तो जाहिर है फिर मुझसे पूछा जाएगा क्या करें भाई, आप बताओ क्या करें, क्या हो रहा है, मसला क्या है, हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह से कॉस्ट लीड कर रहा है। तो फिर आपका ये एक और आप बोले नहीं सर मैं क्या कह सकता हूं, और कौन बोलेगा भाई, आप ही से तो पूछूंगा। अगर एक फड्डा हो गया, कहीं डकैती हो गई, तो थाने के एसओच से पूछूंगा ना भाई कि तेरे इलाके में डकैती क्यों हो रही है। समझ आ गई बात? इसी तरह मैं भी उस थाने का एसएचओ कॉस्टिंग का, तो मुझसे पूछा जाएगा ना भाई ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। अगर पूरी इंडस्ट्री में सब 190 रुपए का बना रहे हैं तो हम क्यों 100 का बना रहे हैं? तो जरा इन्वेस्टिगेट करो ना भाई। फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या मसला हो रहा है, क्या कर सकते हैं, और फिर पता चला कोई ना कोई चीजें मिलेंगी। ये भी हमारा एक काम है। इसके अंदर कई चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम कॉस्ट को कर्टेल कर सकते हैं। सही है, जैसे वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये एक इशारा है, ये भी एक इशारा है, वन ऑफ देम, कि वो आपको बताता है कि यार पिछले साल जो आपने किया है ना सर, कॉस्ट क्यों बढ़ी है सर, ये वजूहात थी, ये 3-4 फैक्टर थे, ठीक है यार अब इस पर कुछ वर्कआउट करो, हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है। समझ आ गई बात? तो ये आप सीखेंगे। टारगेट कॉस्टिंग, देख रहे हैं आप एक वर्ड, ये भी इस तरह की चीज है। ये देखो बेटा, टारगेट कॉस्टिंग क्या है, आप एक टारगेट बनाते हैं, हमें कॉस्ट 100 नहीं 90 पे लानी है, उसके लिए फिर क्या क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यार मार्केट में 90 रुपए का सब बना रहे हैं, हम 100 का क्यों बना रहे हैं? ठीक है सर, लेट मी थिंक। समझ आ गई बात? ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है मेन। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉस्ट एक्यूरेसी। खैर वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, कॉस्ट एक्यूरेसी। कॉस्ट एक्यूरेसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है। बस ये असल में आज अगर आप ये चीजें ध्यान में रख लें तो हम इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा नेक्स्ट क्लास में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पे काम करके, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ सीवी पे जाएंगे, नो डिस्टॉर्शन। हाँ बेटा इधर देखिए, कॉस्ट एक्यूरेसी 3 अलग अलग काम है। एक है रिपोर्टिंग, ओके फाइन सर ये रिपोर्ट चाहिए, यार हम फैसला लेने जा रहे हैं, बताओ क्या करें, रिपोर्ट दो भाई रिपोर्ट दो। आपने झक टक 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 फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, जब भी आपके पास डिमांड आएगी आप बना के देते रहेंगे। यार वो फलाना जो हमारी ब्रांच है क्या करें, उसको चलने दे बंद कर दे। जी सर मैं बताता हूँ, ये ले सर, आपने कभी गाड़ी खरीदते हुए देखा है किसी को? सपोज अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो मुझे उसकी टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है ना, तो मैं क्या फैसले करूंगा? 2 मेन फैसले हैं। पहली चीज, यार मुझे कोई बता दे यार ये गाड़ी जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, मैकेनिक लेके जाओ, वो मैकेनिक हम हैं। दूसरा, आपने लेनी ले, नहीं लेनी पैसे आपके पास है, मैकेनिक से ये बताएगा ये गाड़ी ओके सर, मैं उससे एक मशवरा ले लूंगा, यार ये इतने में सही है, हाँ सर अगर मैक्सिमम इतने की इसकी वैल्यू है मेरे हिसाब से। आपने कहा ठीक है, वो मैकेनिक है ना, कभी कभी हम उससे ज़्यादा ही देते हैं। क्यों? मैकेनिक तो भाई वो तो चाहेगा अल्लाह माफ़ करे उसको फ्री में मिल जाए, तो वो अक्सर वो बातें करेगा जिसमें वो लेगा, हम कहाँ ले सकते हैं, वो तो होता है ना मजबूरी में सौदा करने वाले। आपने कहा अच्छा कितने की सही गाड़ी? यार 10 तक की सही है, इससे ज़्यादा नहीं। सामने वाली पार्टी करी नहीं, वो 10.5 से कम नहीं दूंगा। आपने कहा ठीक है, मैकेनिक से मशवरा ले लिया, गाड़ी ओके जी, इंजन वाइज ठीक, बॉडी वाइज ठीक, कोई मसला नहीं, कोई काम नहीं, ठीक है 50,000 मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है, वो मेरा फैसला है। तो वो जो मैकेनिक का रोल है वो हमारा रोल है, रिपोर्टिंग करना। डन। कॉस्ट कर्टेलमेंट, जाहिर है जब आप उस इदारे में सुबह से लेकर रात तक रहेंगे तो फैसले हर वक्त थोड़ी हो रहे होंगे। वंस महीने में एक दफ़ा ये सिचुएशन आ गई, 2 महीने में आ गई, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप बेसिकली कॉस्ट कर्टेलमेंट पे लगे। कॉस्ट कर्टेलमेंट का मतलब है जहाँ जहाँ से आप कॉस्ट को बचा सकते हैं वो आप काम करें। ये भी हो गया क्लियर, समझ आया बेटा? तीसरी चीज ये है कॉस्ट एक्यूरेसी पे जाना, नो डिस्टॉर्शन। यानी डिस्टॉर्शन क्या है, इसका लफ्जी मतलब क्या है?
अभी मैं बताता हूँ, एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज दूंगा, पहले आप यूं समझे। एक्यूरेसी जाहिर है, देखो बेटा बात सुनो, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, सही, मुख्तलिफ किस्म के लेट से ऑर्डर्स आ रहे हैं। खास तौर पे ये आई, इसने अपने ऑर्डर दिए, इसके लिए काम चल रहा है, मिस्टर बी के लिए, मिस्टर सी के लिए, मिस्टर डी के लिए, 4 मुख्तलिफ लोग मेरे पास आ रहे हैं, सही। अब जब मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं और मैं इन लोगों की कॉस्ट निकाल रहा हूं, और मेरी पॉलिसी ये बनी है जो भी कॉस्ट आएगी मैं सर आपको चार्ज करूंगा कॉस्ट प्लस 30% मार्कअप, ये हमारी बेसिस है। अगर कॉस्ट लाख होगी तो मैं आपसे कितना चार्ज करूंगा, 130। अगर 80 हुई तो 104, कितना बड़ा फर्क आ गया। लेट से 2 लोग हैं खाली, अब इन दोनों का खर्चा लाख और लाख है, टोटल खर्चा मेरा 2 लाख है, और उसूलन दोनों का लाख लाख है। लेट से मैंने गलती से इसको चार्ज कर दिया 80, इसको चार्ज कर दिया 120, यानी ये मेरा राइट है, ये मेरी रॉन्ग कॉस्टिंग हो गई। क्यों कर दिया? ड्यू टू सिस्टम एरर। मेरा सिस्टम इतना बेहुदा बना हुआ है, इतना बेकार बना हुआ है, उसमें इतने में भंड मार रहा हूं, यानी मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव समझे। ओहो हीरो बन गए आप, सर आए, किसी ने कहा यार कॉस्ट कर्टेल करनी, बताओ क्या करें, सर ये कर दे, और आपने बोला और वो हो गया, हीरो बन गए। लेकिन कस्टमर नाराज होकर चला गया, ये कैसा हो सकता है? तो हम 3 काम पे फोकस करेंगे। जब भी रिपोर्ट चाहिए, हाजिर जनाब। नंबर 2, कहां कहां आपने कॉस्ट कम करनी है, हाजिर जनाब। तीसरा, ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं ये बेसिकली नन्हे बच्चे नहीं है। अब आप गौर करना, इसको मैं नाम देता हूं, इसको मैं नाम दूंगा, ये जो है, ये जो सिनेरियो है, यानी खर्चा मिस्टर ए का, मिस्टर ए, मिस्टर बी, और ये टोटल। आप देखो इदारे ने कुछ जानबूझ के नहीं किया, खर्चा 2 लाख ही है, खर्चा 2 लाख ही रहा, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा वही है। लेकिन हम देख रहे हैं क्लाइंट हमारे नाराज हो रहा है। गौर करना, तो बताए क्या हुआ, यहां हमने मिस्टर ए को अंडर कॉस्ट कर दिया, कम कॉस्ट कर दिया, अंडर कॉस्ट, और मिस्टर बी को हमने, बताओ क्या किया, शाबाश, ओवर कॉस्ट कर दिया। खर्चा 2 लाख था, होना तो दोनों का 1-1 लाख चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सिस्टम, जानबूझ के नहीं किया। वो क्या सिस्टम एरर होंगे, यही तो सीखना है। और ये बताए कहां सीखेंगे, मेनली आप ये सीखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। कौन सा चैप्टर नंबर क्या है, 5। वहां जाके असल में पहले 2-3 चैप्टर बनेंगे ओवरऑल, फिर मैं वहां जाके आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, क्यों ओवर अंडर अप्लाइड आ रहा है, क्यों ओवर अंडर कॉस्टिंग हो रही है। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा, सुन रहे बेटा, बस थोड़ी सी देर और है, थोड़ा सा होता है ये, वैसे बहरहाल प्योर थ्योरी नहीं है, लेकिन काम की चीज़ है। पूरे सेमेस्टर में पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जब सवाल कर रहे होंगे ना, तो हमें समझ आ जाएगा हम इस साइड पर हैं, हम इस साइड पर, हम इस साइड, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और उस हिसाब से आप सोच भी रहे होंगे। अब आप गौर करो, मैं आई रिपीट, मेरा अभी लास्ट अटेम्प्ट में इसी से अभी जो आया है सवाल थ्योरी का 4-5 नंबर का फैक्ट्री ओवरहेड में, वो यही आया है। जरा बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, इससे रिलेटेड उसने थ्योरेटिकल भी पूछा है, वो भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह जब ये चैप्टर आएगा। अब देखो बेटा इधर, इसमें होगा क्या, इसमें क्या होता है, कुछ सिस्टम में फ्लॉज आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, कुछ सिस्टम वीक हो जाता है, उस वीकनेस की वजह से, वो वीकनेस क्या होती है उसको सीखना है चैप्टर नंबर 5 में। फिर उस वीकनेस को दूर कैसे किया जा सकता है, वो उसने पूछा है इस दफा एमसीक्यूज में। आपको क्या लगता है इस वीकनेस को दूर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? जाहिर है इस चैप्टर में पढ़ना वही है। मैं 6 चीजें बताऊंगा, उसने 3 पूछी है, मैं भी इशारे दे रहा हूं, 6 ऐसे नहीं बोल रहा, ऐसे 6 बोल रहा हूं, कोई वजह है, सही ना? 2 डिफरेंट कैटेगरीज बताऊंगा,
उसने बोला कोई 3 बता दो रीजन, कोई भी। मैं क्या चीज, हाँ हम टोटल पढ़ेंगे कि यार इसके पीछे 4-6 ऑप्शंस हैं। वो कह रहे 3 बता दो, बता दो, कोई भी बता दो, 2 इसमें से बता दो, 1 इसमें से बता दो, पता होगा तो बताओगे। ये थ्योरी आई है बेटा 5 नंबर या 4 नंबर की, जिसमें सिर्फ ये लिखना है जो मैं मान ही नहीं सकता अगर वो बेसिक से चल रहा हो उसको ये पता ना हो। मतलब आप ऐसी वाली बात है, आप बोल रहे मैंने A लेवल्स कर लिया लेकिन मुझे ये नहीं पता यार ये बॉड मास क्या होता है। बॉड मास होता है ना कोई चीज, मैथ्स प्लस माइनस पता है आपको, ये नहीं पता प्लस माइनस क्या होता है। अबे यार तो प्लस माइनस नहीं पता तो कैसे हो गए A लेवल्स, वो भी मैथ्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है। हो सकता है ये नहीं, कोई बोले मुझे कॉस्टिंग पूरी आती है बट ये नहीं पता मुझे, फिर ये कैसे नहीं पता, तो बेस है, कोर है। समझ आ गई बात। तो ड्यू टू सम एरर्स इन सिस्टम, ड्यू टू सम वीकनेसेस इन सिस्टम, हम क्या फील कर सकते हैं कि भाई हो जाए क्या, कुछ हमारे क्लाइंट ओवर कॉस्ट हो जाए और कुछ हमारे क्लाइंट अंडर कॉस्ट हो जाए। इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन बेटा यहां देखना जरा, डिस्टॉर्शन को मैंने उर्दू में डिफाइन किया बड़े उस तरीके से स्टाइलिश। कोई बोले डिस्टॉर्शन क्या है कुछ नजर आ रहा है कुछ, हाँ है कुछ नजर आ रहा है कुछ, है कुछ नजर आ रहा है कुछ, है खर्चा लाख नजर आ रहा है 80, है खर्चा लाख नजर आ रहा है 1-20। तो हम क्या गलती कर सकते हैं, इस पे शेर सुनाऊंगा। कुछ को हम अंडर कॉस्ट कर सकते हैं, कुछ को हम ओवर कॉस्ट कर सकते हैं। कॉस्टिंग ये कहता है ना ओवर कॉस्ट करो ना अंडर कॉस्ट करो, कॉस्ट जो भी करो तो क्या करो, एक्यूरेट करो। अब आप बोलेंगे सर क्यों, ओवर कॉस्टिंग में तो फायदा है ना सर। नहीं है, आओ मैं बताऊं। तुमने मिस्टर ए को अंडर कॉस्ट किया बेटा, सुनना, और मिस्टर बी को ओवर कॉस्ट किया, और दोनों को आपने लेट से कॉस्ट टू कॉस्ट भेज दिया। तो मिस्टर बी को जरा गौर करना, जब वो मार्केट में जाएगा तो दुनिया उसे वो लाख में दे रही होगी और आप उसे 1-20 में दोगे ना, तो बोलेगा यार काशिफ भाई यार पूरे कराची में 1 लाख का मिल रहा है, आप मुझे 1-20 का क्यों दे रहे हो। सर मैं क्या करूं, पढ़ी 1-20 का रहा है। कस्टमर किसी का नहीं होता, वो अगले लम्हे फैसला कर लेगा अब काशिफ भाई से नहीं लेना, हो गया जो हो गया। ओवर चार्ज करोगे ना कस्टमर को, आज जाएगा, आज उसी लम्हे जाएगा। आगे सुनना, इसको चार्ज किया 80 क्योंकि उसको 1-20 कर दिया था गलती से। अब ये खुश, और ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, जब तक ये जिंदा है ना मैं भूखा नहीं मर सकता। पूरा कराची लाख रुपए में दे रहा है, ये मुझे 80 में क्यों दे रहा है, लेते रहो लेते रहो। अब क्या हुआ, मिस्टर बी चला गया, मिस्टर ए रह गया। अब जब ये अकेला रह गया और मैंने कॉस्टिंग इसकी निकाली तो वो एक्यूरेट आ गई 1 लाख, क्योंकि पहले तो 2 में फट जाता ना। समझ आई बात बेटा, जब एक ही रह जाएगा तो लाख आई, जब लाख आई तो मैंने कहा मिस्टर ए अब आपसे मैं लाख लूंगा। जानते वो जुमला क्या बोलेगा, फैल रहे हो तुम्हें, क्योंकि पता है मैंने तुमसे खरीदना है, अब तुम फैल रहे हो, अब मैं नहीं लूंगा। ईगो का मसला बना लेगा, ये रीजन है जो हमारे पास ना ओवर कॉस्टिंग होनी चाहिए ना अंडर कॉस्टिंग होनी चाहिए। कॉस्ट शुड बी एक्यूरेट। तो इधर गौर से सुनेंगे, अगर आप ओवर चार्ज करोगे तो कस्टमर आज जाएगा, और अगर अंडर चार्ज करोगे तो कस्टमर कल जाएगा, और अगर ये ना गया ना तो हमारा ही जनाजा निकल जाएगा। ज़ाहिर लाख की चीज 80 में दिए जाओगे तो 2-4 साल बाद, 6 महीने बाद आपका अपना ही जनाजा निकला हुआ होगा। हर हिसाब से ये चीज मुनासिब नहीं है। उसके लिए फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड चैप्टर नंबर 5 में जाके पढ़ेंगे कि यार हम किस तरह से इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये चीज के बारे में कहा जाता है आप इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। कुछ
ड्यू टू सिस्टम आप इसको खत्म नहीं कर सकते, यार मिनिमाइज तो कर दो। फॉर एग्जाम्पल अभी 1,80,000 है, इसको ले आओ 1,99,000, 1,500 ऊपर नीचे हो जाए, चलो सही है, वो मैनेजेबल है। इतना बड़ा डिफरेंस आप लाओगे और फिर उसकी बेस पर प्राइसिंग करोगे, फिर वो सप्लायर कस्टमर जो है वो बाहर जाएगा और वो लोगों से मालूमात लेगा, और उसके बाद उसको जब खबर मिलेगी कि हमने उसके साथ ज्यादती की है तो वो आज चला जाएगा। जब वो जाएगा उसके बाद हम जब दोबारा कॉस्टिंग करेंगे तो इसकी असल कॉस्ट जो होगी वो नजर आएगी, तो इसको फील होगा और फिर ऑटोमेटिकली आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल। तो आप गौर करो, 3 काम मेन है। मुझे कोई रिपोर्ट चाहिए, आप बना ये ले सर, और मुझे इसकी रिपोर्ट देना बेटा, लेबर की रिपोर्ट चाहिए जरा लाना, यार मैं इन्वेंट्री की रिपोर्ट चाहिए बेटा, अच्छा सर मैं ले आता हूँ, और यार एक काम करो वो फलाना रिपोर्ट भी ला दो यार, अच्छा सर। आप में ये एहलियत होनी चाहिए, उसको बनाना आसान नहीं है, उसके लिए आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो बनाएंगे। नंबर 2, कहीं कहीं जहाँ जहाँ कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है आपको स्टेप लेना आने चाहिए, किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और नंबर 3, ये जो सिस्टम चल रहा है इस पे कंटिन्यूअस निगाह रखें, कंटिन्यूअस निगाह रखें कि यार कहीं ऐसा ना हो किसी भी महीने, 2 महीने में, 4 महीने में रेगुलर बेसिस पर इसको फॉलो करें। ऐसा ना हो जाए कि हमारी कॉस्ट बेहतरीन, हमारी कॉस्ट बेहतरीन, हमारी रिपोर्टिंग बेहतरीन, कस्टमर जाए जा रहा है, उसको अगर रोकना है वो ना जाए तो भाई इस पे ध्यान देना, कोई ओवर अंडर कॉस्ट तो नहीं हो रहा। उसके लिए हमें क्या करने हैं तो वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में सुकून से पढ़ेंगे कि हम क्या क्या काम करें जिससे हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो समझो आप हर जगह पढ़ रहे होंगे, ये हम कहाँ पढ़ रहे होंगे, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे बेटा, इधर इधर प्लीज, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, फिर ये हम जो है आप कह सकते हो चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में ये आ रहा होगा, चैप्टर 13, चैप्टर 14 सब में आ रहा होगा। समझ आ गई बात। ये चैप्टर 5 पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, याद रखना चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कनेक्टेड है। 5 समझ आएगा तो 6 समझ आएगा, और इन सब से मार्क्स आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं। शायरी सुना तो दी, चले जी फिलहाल आज मेरा ख्याल है काफ़ी है बेटा, सही है। कल मैं इंशाल्लाह, हमारा टारगेट क्या है, कल मैं इंशाल्लाह कराऊंगा आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उसकी मोटी मोटी बातें, थोड़ी सी वो भी थ्योरी है, मजबूरी है, लेकिन परसों इंशाल्लाह सीवीपी प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा विद पास्ट पेपर्स, तो टेंशन नहीं है। लेकिन जाहिर है आप इसके बगैर देखो बेटा मुनासिब नहीं है, आप बोलो यार छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर की थ्योरी आई है, इसके ऊपर यकीन करो, इसके ऊपर ये जो आ रहा है इसके पीछे जो हम काम करते हैं वो आप 6 चीजें आपने क्लास में बताई थी ना यार, उसमें से कोई 3-4 बता दो, कोई 3-4 बता दो, तो 6 आप 6 के 6 बता के आओगे इंशाल्लाह। इतना कर लेना, इतनी डिटेल में आप पढ़ना कि 6 के 6 बता के आओ। सर ये 3 आपने पूछी, मैंने 6 बता दी, और बोले सच बता रहा हूं आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है। कितनी देर लगेगी? अगर 5 नंबर दे रहा है तो मतलब 7.5-8 मिनट हमें मिल रहे हैं, 7.5-8 मिनट में उसके नाम लिखने में मौत आ रही है, लिख दो ना यार, ताकि वो पूरे के पूरे मार्क्स आपके पास आए। अगर 12 नंबर की थ्योरी में से आपने 7-8 उठा लिए, 10 उठा लिए, तो आपको बाकी 40 नंबर की फिक्र लगी हुई है, इंशाल्लाह आप उठा लेंगे। तो बेटा बस आप आज की क्लास के बाद आप ये कंक्लूड कर लें कि यार किसी भी चैप्टर को हल्का नहीं लें, और ख़ास तौर पे जो कैफेड वाले मिलते हैं, क्योंकि वो आपको जो मशवरा देंगे ना उनका अपना एक बैकग्राउंड है। उनके दौर में, कैफेड के दौर में ना, कुछ चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट थे और कुछ इतने अनइम्पॉर्टेंट थे कि लेबर कॉस्टिंग आता ही नहीं था। अब अगर आप उनसे मिलोगे ना, वो बोले भाई छोड़ो लेबर कॉस्टिंग में रखा गया है, और 2 दफ़ा 8-8 नंबर का सवाल आया है। इस तरह और छोटी छोटी चीज़ें, फैक्ट्री ओवरहेड उनके दौर में ऐसा था जैसे कचरा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ो ही नहीं, आता ही नहीं था। 15 अटेम्प्ट में 4-5-6 सवाल, आप बोलते थे भाई यार देख लेंगे यार। इस दफ़ा 2 अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए, तो मतलब अब आप अपना चैप्टर 5 को इंपॉर्टेंस दें। याद रखिएगा चैप्टर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 हर चीज़ ही मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, चैप्टर 6 से अभी कोई सवाल नहीं आया इस दफ़ा, ना पिछली दफ़ा। इस दफ़ा चैप्टर 8 से भी कोई सवाल नहीं आया,
चैप्टर 10 से लास्ट टाइम आया, इस दफा नहीं आया। इन्वेंटरी मैनेजमेंट से इस दफा 2 सवाल आए, 2 सवाल। लेबर कॉस्टिंग से दोनों दफा 8-8 नंबर आया। लर्निंग कर्व से मेरा ख्याल है दोनों दफा सवाल नहीं आया, हाँ दोनों दफा नहीं आया। अब आपको मैंने पूरा वेटेज दे दिया है और आप आगे भी इंशाल्लाह देखते रहना। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मंडे वाले दिन इंशाल्लाह बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर में हम उन एलिमेंट्स को यूज़ करने जा रहे हैं। देन उसके बाद चैप्टर स्पेसिफिक क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।